हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए हमारा आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा का गोल्ड बैच भी तैयार है, जिसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो आपके जून 2026 की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 12 महीने के 12 महीने आपको सारी क्लासेस इस बार लाइव मिलने वाली है। एक भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं, सारी लाइव क्लास आपको मिलने वाली है। और आप सभी लोगों के लिए जो है वो पूरा का पूरा ये वैलिडिटी में एक एडिशनल पॉइंट आपको दिया जाएगा, बैक बेंचर्स, जो कि अभी आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा पेड प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। यानी आज से अगर आप लोग लेते हो जून बैच तो बैक बेंचर्स वाला कैप्सूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ताकि आप दिसंबर का एग्जामिनेशन भी हमारे साथ दे सको और उसके बाद जून और दिसंबर 2026 तक की आपके पास में वैलिडिटी मौजूद हो। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करती हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट और उनके एग्जाम्पल के ऊपर। देखो यहाँ पर जो आप लोगों का कहानी है ना, वो रिलेट करती है रिसर्च एप्टीट्यूड का एक टॉपिक होता है हमारे पास में, मेजरमेंट स्केल्स। और ये जो मेजरमेंट स्केल्स होती है ये आपकी 4 बेसिक स्केल्स हैं, इनकी आपस में एक रिलेशनशिप होता है। और जो शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आप लोगों को याद करने के लिए भी सिखाई है वो है नो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, नो IR। ये इसका ऑर्डर भी यही होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। इस तरीके से 4 प्रकार की आपके पास में स्केल्स आती है। सो बेसिकली आपके पास में जब भी कोई डेटा आता है तो सबसे पहले आप उसको एक नॉमिनल फॉर्म में बनाते हो, एक नॉमेनक्लेचर लगाते हो, कैटेगरी फाइंड आउट करते हो। कैटेगरी फाइंड आउट करने के बाद में जो है हम उसके बीच में अब ऑर्डर लगाना स्टार्ट करते हैं, तो ऑर्डरिंग हम लोग करते हैं। इसके बाद में हम लोग जो है वो उसके अंदर रेंज निकालना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग इंटरवल स्केल पर काम करते हैं। एंड देन फाइनली जो है वो हम लोग कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी स्टार्टिंग 0 वैल्यू, राइट। तो ये है आप लोगों का नो IR। मैम टुडे आई गॉट दी प्रीवियस ईयर बुक, इट वॉज ग्रेट एंड अमेजिंग। अरे वाह यार, बहुत ही बढ़िया। चलो, आई होप इट इज़ हेल्पफुल टू यू ऑल। राइट तो ये जो स्केल्स होती है, देखो सबसे पहले डेटा की जो है वो आप लोगों को कैटेगरी बनानी होती है। कैटेगरी बनाने के बाद में हम उसकी रैंकिंग करते हैं, तो उसमें हम लोगों को ऑर्डरिंग करनी होती है। इसके बाद में जो है वो हम लोग इनकी रेंज फाइंड आउट करते हैं, तो इंटरवल्स हम लोग निकालते हैं। और इसका जो कीवर्ड है वो है आप लोगों के पास में जब एब्सोल्यूट 0 वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से जो है ये आप लोगों का सारा रिलेशंस होता है। नो IR से आप इसके शॉर्टकट को याद रख सकते हो। हाइट है स्टूडेंट्स की, टाइम ऑफ द डे है, कास्ट है, और रैंक है आर्मी पर्सनल्स की। अब सबसे पहले बात देखो, कास्ट जो होता है वो कैटेगरी को डिसाइड करता है। तो आप लोग देख सकते थे कि नॉमिनल से अगर मैं आप लोगों का कास्ट डिस्कस कर लूँ भाई, तो वैसे भी आई थिंक ये क्वेश्चन के थोड़े से हिंट तो हम लोगों को मिल ही जाएंगे। और मैच द कॉलम देखती हूँ तो हमेशा मेरे दिमाग में वो आता है एक से ही होगा वाला कैटेगरी भाई, तो वो देख सकते हो आप। आंसर जो है वो A का 3 से आ ही जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ऑर्डिनल है, रैंकिंग इसका कीवर्ड था, तो रैंक ऑफ आर्मी पर्सनल्स आ जाएगा। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो टाइम ऑफ द डे, ये जो होता है ये इंटरवल के बारे में ही बताता है आपको, 2 वैल्यूज के बीच में किस तरीके से वो जो 60 मिनट आपके बनते हैं, तो वो इंटरवल हो जाएगा। और हाइट जो है वो आप 0 से ही मेजर कर रहे होते हो, तो 0 वैल्यू के साथ में कंपैरिजन होता है। तो दैट इज आप लोगों का क्या होता है, इंटरवल आई मीन रेशियो स्केल आप लोगों का बनाता है। देखो ये लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स फॉर द एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स इन ह्यूमंस। अब ये क्वेश्चन का ट्रिक तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब पॉल्यूटेंट्स एक ऐसी चीज है जो आप लोगों के एग्जामिनेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूट्स फॉर द एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स इन ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे आ सकता है, इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि अपनी आम जिंदगी, अपने आम जीवन को थोड़ा देखिए। और यहाँ पर जो है वो क्या करना है, हिंदी ऑप्शंस देखने हैं। सांस लेना, राइट, कंजम्पशन, इंजेशन, ठीक है। फिर आप लोगों का डर्मल तरीके से आ सकता है, डाइजेशन तरीके से आ सकता है। ह्यूमंस को पॉल्यूटेंट्स कैसे मिल सकते हैं, देखो हमें सांस लेने से आ सकते हैं, टच की वजह से आ सकते हैं, मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स की वजह से जो है वो यहाँ पर काम हो सकता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक यही थी, इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है।
जैसे आप लोग देख लो कि सांस लेने से हो सकता है, इंजेक्शन से हो सकता है, आप लोगों का इंजेक्शन, ठीक है, देन आप लोगों का टच से हो सकता है, डर्मल से हो सकता है, तो ये भी आपके करेक्ट आंसर होंगे। मतलब जो सेंस ऑर्गन्स है वही इसका शॉर्ट ट्रिक था। हो रहा है कि नहीं हो रहा है सेट, बताओ भाई। आओ अगले पे चलते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन, यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें कीवर्ड लिखा हुआ है पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियो, जब मैंने शायद टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया था तब आपको मैंने पोर्टफोलियो के बारे में भी बताया था। पोर्टफोलियो थैंक यू मैम, मैं फर्स्ट टाइम नेट प्रिपरेशन कर रही हूँ और इधर 2-3 से आपका वीडियो देख रही हूँ। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इजीली रिमेंबर हो जाता है कॉन्सेप्ट। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मुस्कान, विश यू अ वेरी वेरी गुड लक। हाँ जी, एन इंस्ट्रक्टर यूजेस अ पोर्टफोलियो असेसमेंट इन अ आर्ट क्लास और इन एन आर्ट क्लास विच की कंपोनेंट शुड बी इंक्लूडेड। पोर्टफोलियो होता क्या है आप लोगों को अगर याद हो तो, पोर्टफोलियो जिसमें वो मॉडल्स पोर्टफोलियो नहीं बना के घूमते, अपने जो एक्टर्स होते हैं, जो बडिंग एक्टर्स होते हैं, वॉनबी एक्टर्स होते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो, अपनी राइट प्रोफाइल, अपनी लेफ्ट प्रोफाइल, सर देखो मैं इतना अच्छा लगता हूँ, सर एक बार आप दूर से देखो मैं और ज़्यादा अच्छा लगता हूँ, सर आप पास से देखो मैं ज़्यादा अच्छा लगता हूँ, सर मैं दूर से ऋतिक रोशन लगता हूँ, पास से शाहरुख खान लगता हूँ। वैसा पोर्टफोलियो अपना कंप्लीट इंफॉर्मेशन बना के जो है वो चलते हैं, फिर वो ऐसा कास्टिंग डायरेक्टर्स उसको देख के जो है वो हायर करते हैं। तो बस वही वाली ट्रिक लगानी है यहाँ पर। तो बेसिकली पोर्टफोलियो होता क्या, कलेक्शन ऑफ कंप्लीटेड आर्टवर्क्स, रिफ्लेक्टिव एसेज ऑन दी क्रिएटिव प्रोसेसेस, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स, पीयर फीडबैक्स या क्रिटिक्स। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये है कि देखो ए जो है वो आपका गारंटीड है, यहाँ पर आना चाहिए। तो हम पहले तो भाई 50-50 खेलेंगे, सबसे पहले 50-50 यहां पर करें। अब आपको ये चूज करना है कि बी होगा कि सी होगा। जब हम लोग बात कर रहे हैं पोर्टफोलियोज की तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एक्सेस नहीं, टेस्ट स्कोर का कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि मैं किस तरीके से, किस बिहाफ पे जो है वो मेरा क्या फीडबैक है, क्या क्रिटिक है, मैं अपना पूरा असेसमेंट लेके चल रही हूँ, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है ये। करेक्ट आंसर अगेन। अब ये देखिए भाई, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये आजकल आप लोगों के बड़े ज्यादा आते हैं और ये क्वेश्चंस में ट्रिक हम लोगों को सीखना अति आवश्यक है। चलिए आइए इसकी हम लोग जो है वो ट्रिक सीखते हैं। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो किसी आर्टिकल की 40 है, 15% का गेन होता है और जो कॉस्ट प्राइस है वो 32 रुपए है। अब देखो यहाँ पर हम लोग दो तरीके से इसको कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि 100 जो है इसकी कॉस्ट प्राइस है, अगर 15% गेन होगा तो मतलब 115 रुपए में बेचा गया होगा, तभी तो जो है वो 15% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा। देखो हमारे अकॉर्डिंग जो है वो 115 जो है वो सेलिंग प्राइस है हमारे अकॉर्डिंग। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वो कितनी बोल रहा है कि 40 है, तो जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो हम निकाल ले क्या, एक्चुअली में ये उल्टा होगा। Your original value that is your 40 rupees divided by your according value that is your 115 multiply by your asking value। आप इस तरीके से जो है वो क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं हमारा वैल्यू। या आपके पास जो दूसरा तरीका है इसका, जो ये तो चलिए एक ट्रिक हो गया, दूसरा तरीका ये है, आप लोग देख लो कि 40 की आप लोगों की सेलिंग प्राइस गिवन है और 32 की आप लोगों की कॉस्ट प्राइस गिवन है। आप लोग देख लो यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट कितना हो रहा है। मैम आपके पास में 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है 32 रुपीज़ पर, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप 100 से, तो आपको जो है वो प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा। आप लोग अगर देखोगे तो भी वैसे भी पता चल ही रहा है, सीधा सीधा देख के पता चल रहा है, ठीक है। ये देखो 4 होगा और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर 15% बोल रहा है तो मेरे हिसाब से गलत है ये। आगे देखिएगा, कोई एक आदमी है जिसने 150 रुपए में खरीदा, 8% प्रॉफिट पर बेचा, तो उसने जो है वो 162 रुपए में बेचा होगा। अगेन वही कर लो, तो 150 पे उसने खरीदा था और बेच दिया 162 पर,
तो बेसिकली जो है वो 12 रुपए का उसको फायदा हो गया 150 पर बेचने पे, तो आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लीजिए। अगेन वही वाला सवाल हो जाएगा ये आप लोगों का, तो 3 5 टाइम्स चला जाएगा, 3 4 टाइम्स चला जाएगा, फिर ये 2 टाइम्स चला जाएगा, आपके पास में 8%। यानी कि बी वाला क्वेश्चन तो मैम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप 100 मान के भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगला देखिए 22% जो है उसका लॉस है। अ मैन बाइज अ बाइसाइकिल फॉर अ लॉस ऑफ 22% रुपीज 500 में, ड्यू टू सम प्रॉब्लम उसने उसको बेच दिया 400 रुपए में। दिस दस इनकर्स, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या अंग्रेजी मेरे को समझ में नहीं आ रही है, हिंदी में पढ़ ले क्या एक बार। एक व्यक्ति 22 रुपए की हानि यानी 500 रुपए पर एक साइकिल खरीदता है, लेकिन किसी समस्या के कारण वह 400 रुपए में बेच देता है। इस प्रकार उसे, ये तो मामला ही इनकम्प्लीट लग रहा है। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, ये थोड़ा मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है। लास्ट वाला करके देख लेती हूँ एक बार। सबसे पहले तो ए हटाइए, ए वाले सारे ऑप्शन हटाइए, हाँ बी वाला हो सकता है। अब देख लो कॉस्ट प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस जो है वो 210 है और कॉस्ट प्राइस जो है वो 300 है। तो कुल मिला के आप लोगों को जो है 90 रुपए का नुकसान हो गया, नुकसान हो गया 300 पर बेचने, 300 पे खरीदने पे। ये हटा दीजिएगा तो ये आप लोगों का 30 चला जाएगा, तो डी सही है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है आप लोगों का ए एंड डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीडियम ऑफ इंटरनेट के ऊपर आप लोगों का सवाल है। इसका ट्रिक ये है, इसको आप हिंदी में फिर से हिंदी में पढ़िए। मैम अंग्रेजी सही है, क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। हाँ यार मेरे को थोड़ा शक होने लग गया कि मैं मतलब अंग्रेजी भी भूल गई हूँ। अब इतना क्या ही पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को कि मैं अंग्रेजी भूल गई। हाँ जी चलो, द मीडियम ऑफ इंटरेस्ट restricted possibilities, unimpressive theology, universalist, redemptive, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली। इंटरनेट की क्या क्या माध्यम है ये बोल रहे हैं आप लोगों से। ऑप्शन नंबर सी। देखो इसका भी ट्रिक यही है कि आप थोड़ा सा हिंदी वाला देख लो। मीडियम ऑफ इंटरनेट की बात हो रही है तो पहली बात तो ये ग्लोबल होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है। रिडेम्पटिव क्यों होता है? क्योंकि ये आप लोगों के सॉल्यूशंस के ऊपर काम करता है। देन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है, ये तो हम लोग जानते हैं कि सब कुछ साइबर स्पेस में है, सब कुछ साइबर स्पेस में है। फोर्ट विलियम है, संस्कृत कॉलेज है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, फिर वैदिक कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है। क्या हेल्प चाहिए आपको फराज जी, बताइए क्या हेल्प की रिक्वायरमेंट है। देखो 1791 संस्कृत कॉलेज, 1800 फोर्ट विलियम कैलकाटा के अंदर, 1821 वो ईस्ट इंडिया वाला है ये तो कॉन्सेप्ट, 1821 संस्कृत हो गया, 1886 के अंदर आप लोगों का वैदिक कॉलेज हो गया और 1898 के अंदर आप लोगों का जो है वो आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज हो जाएगा। मुझे टेस्ट सीरीज लेनी है तो ले लो, किसने मना किया है? कौन रोक रहा है आपको टेस्ट सीरीज लेने से? चलिए जी नेक्स्ट पे चले। 48 से 49 के अंदर आप लोगों को ये बताना है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अंदर बैचलर्स डिग्री कितने वर्ष की होनी थी, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रकार के ज़्यादातर सवाल जो है वो आप लोगों के पूछे जाते हैं हायर एजुकेशन में, जब रिलेट किया जाता है एजुकेशन पॉलिसी से। तीनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि आप लोगों के, जी कई बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, कुछ लोग डी भी दे रहे हैं भाई। नहीं नहीं डी नहीं होगा, करेक्ट आंसर जो है वो 3 साल है। यहाँ पर बैचलर्स डिग्री जो है वो 3 साल की होने वाली है।
कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमको शेयर करनी हो। ब्लॉग्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, टेक्स्ट कंटेंट फॉर्म में होते हैं। और अगर मैं बोलूँ व्लॉग्स, तो ये जो है ये आप लोगों के वीडियो फॉर्म के अंदर होते हैं, वीडियो एंड ऑडियो ऑब्वियसली बोथ। पॉडकास्ट जो है वो अगेन ये कैसा होता है, पॉडकास्ट होता है मैम जिसमें हम लोगों की ऑडियो फाइल्स जो है वो हम रखते हैं। पॉडकास्ट देखा होगा ना, जिसके अंदर हम सवाल जवाब करते हैं। अच्छा, एक पॉडकास्ट होता है और एक वॉडकास्ट भी होता है, वॉडकास्ट भी अपना होता है। और ये जो वॉडकास्ट होता है इसमें वीडियो भी इंक्लूड होता है। टैगिंग, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो आप जैसे पेपर 1 की क्लास है तो पेपर 1 का टैग करके मैं सारी क्लासेस आपको दे दूंगी, एक प्लेलिस्ट बना देती हूँ। तो इसी को अपन कहते हैं आपका टैगिंग। हैशटैग सिंबल यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अच्छा सवाल है, FIQ है, पूछा जा सकता है। @ सिंबल से भी हम लोग जो है वो जान पहचान ही बताते हैं, एड्रेसिंग ऑपरेटर ही है ये। विकीपीडिया या विकीज क्या होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोलैबोरेटिव एक आप लोगों का सर्विस है जिसमें आप यूज़र के तौर पर पढ़ भी सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, टेक्स्ट भी कर सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल होता है। सही बात है, जैसे विकीपीडिया आप पढ़ते आए हो। अगला सवाल देखिएगा, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी यूनिट्स कराऊंगी, मैं ऑल पेपर 1 कवर करूंगी यहाँ पर। हाँ जी, उत्तर दीजिए मुझे। आपसे पूछा जा रहा है वुमेन्स एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी, सेक्युलर एजुकेशन एंड राइट टू एजुकेशन, और आपको मैच द कॉलम लगाना है। सेम शिफ्ट के अंदर हायर एजुकेशन का ये सवाल आप लोगों के लिए पूछा गया था। कौन सा आर्टिकल किस पे रिलेट कर रहा है, ठीक है जी। देखो आर्टिकल 21A, वैसे आर्टिकल 21 आप जानते हो राइट टू लाइफ पे है। सबसे ज्यादा न्यूज में अगर कोई आर्टिकल रहता है तो वो यही रहता है, राइट टू लाइफ वाला। तो आप आई थिंक इससे कर सकते थे या विमेन एजुकेशन से आप कर सकते थे। तो आप लोग अगर देखो ना यहाँ पर नोटिस करो तो आप लोगों का जो है वो राइट टू एजुकेशन से आप रिलेट कर सकते थे, और डी का 2 जो है वो आप लोग कर सकते थे। तो एक आपकी चॉइस एलिमिनेट हो जाती, ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। और फिर आप लोग देखते हैं सेक्युलर एजुकेशन, तो वो आप लोगों का क्या होता है, आर्टिकल 28 होता है, ठीक है जी। वैसे भी आप लोगों के सभी आर्टिकल जो है वो एजुकेशन से रिलेट करते हैं, सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, सारा का सहरे का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। चलिए हाँ जी, देखो IPv4 जो है वो 32 बिट्स का था क्या, और IPv6 जो है मैम वो 128 बिट्स का है। ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 7 है, ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये 2 की पावर 5 है मैम, और ये जो है ये 2 की पावर 7 है। यानी कुल मिला के आप क्या लिख सकते हो, 4 गुना IPv4 और IPv6। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो IPv4 है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है और IPv6 का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। एक 32 बिट का होता है, एक 128 बिट का होता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि V4 कौन सा रिप्रेजेंटेशन है और V6 कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। जल्दी जल्दी बताओ, हम चलते हैं अगले सवाल पे जब तक।
वेरी गुड, वेरी गुड। V4 होता है मैम डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, शाबाश। और V6 जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल कॉलन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, कॉलन और आपका हेक्साडेसिमल। गुड। चलिए जी, which one of the following cannot be treated as the folk tradition of the communication in India? सिनेमा, यात्रा, रामलीला या कुंभ मेला? सेम शिफ्ट का कम्युनिकेशन का सवाल है, और कम्युनिकेशन के सवाल अक्सर समझ नहीं आते कहाँ से आते हैं, बट ये एक ऐसा था जो डायरेक्टली पता लग गया था कि कम्युनिकेशन से है। इसमें से कौन सा फोक नहीं है? सिंपल सा सवाल था। हम सब जानते हैं जो सिनेमा है उसे हम फोक नहीं मान सकते, बाकी तो आपको पता ही है कि सारे सारे होते हैं। अब देखो स्टोरी टेलिंग के लिए अगर मैं बोलूँ तो देखो आप लोगों का कथका लक्ष्यपम। अब यार ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अब देख लो हिसाब किताब, आप थोड़े डिफिकल्टी होते हैं, है ना। पांडवानी हो गया, हरि कथा हो गया, हरि कथा, ये सारे के सारे स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस होते हैं। फिर यक्षगणा हम जानते हैं, ये यूडीपी में बहुत होता है, कर्नाटका में, ठीक है। फिर जात्रा हो गई तो बंगाली में, ठीक है। और बाहोना दैट इज इन आसाम। म्यूजिक एंड डांस फॉर्म में बहुत सारे होते हैं, जैसे लावनी महाराष्ट्रन होता है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये तो। फिर बॉल सॉन्ग होता है बंगाल के अंदर। थेरुकुट्टू ये तमिलनाडु के अंदर होता है। इसके अलावा पपेट शो के लिए भी होता है, जैसे राजस्थान का कठपुतली सबसे ज़्यादा फेमस है ना। फिर आप लोगों का भोम्बलत्थम, ठीक है। और फिर आप लोगों का तोल पा व कोथू, थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में, थोड़ा ऐसा टंग ट्विस्टर हो गया ये तो मेरे लिए बट हाँ, कुल मिला के आप लोगों से ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, ये सब फोक में ही आएंगे, सारे ट्रेडिशंस में ही आएंगे, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ तो और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे रिचुअल में देखो छाहू डांस, रामलीला, भावी और कुंभ मेला, ये तो खैर फेमस है ही, ये सब तो बहुत फेमस है, हम जानते भी हैं इनको। बाकी फॉर्म्स के भी मैंने सारे लिख दिए हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक बार रिवाइज कर लेना, है ना। और मेरे से दोबारा मत बोलना मैम प्रोनाउंस करने के लिए, क्योंकि मेरे से हो रहा नहीं है, मैं नहीं खेल रही, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल अपना स्वयं प्रभा, बहुत बार आया है, वन ऑफ द मोस्टली आस्क्ड टॉपिक, स्वयं प्रभा, है ना। स्वयं की फुल फॉर्म हम सब जानते हैं, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो तो। वहुना, अच्छा जी, ठीक है। पीडीएफ बेटा जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। इनकरेक्ट बताना है स्वयं प्रभा के बारे में, वो ये टेलीविजन चैनल वाला है जिसके अंदर डायरेक्ट टू होम सर्विस डीटीएच सर्विसेज आपको मिली है। जी सेट 15 सैटेलाइट से मिली है क्या? स्टडी वेब फॉर यंग एंड इंस्पायरिंग माइंड्स, वेरी गुड, ठीक। तो बताइए कौन सा सही नहीं है? इट वॉज लॉन्च्ड बाय श्री अब्दुल कलाम आजाद। सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर टेलीकास्टिंग द एजुकेशनल कंटेंट्स through DTH channels. Web portal स्वयं प्रभा is maintained by Information Library Network गुजरात। फिर कहा गया है कंटेंट्स ऑफ स्वयं प्रभा इज प्रोवाइडेड बाय NPTEL, IITs, UGC, CEC और IGNOU। कौन सा रॉन्ग है ये बताना है बच्चे। बहुत ही बढ़िया, सिंपल सा है, ज़्यादातर बच्चे सही बोल रहे हैं। देखो स्वयं प्रभा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पिछले क्लासेस में, उसी का मैंने एग्जाम्पल लिया, जो अपना मैराथन क्लास थी उसमें भी मैंने आपको ये बताया था। सो बेसिकली श्री अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ये बात बिल्कुल गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पर अपने सही हैं। अगला देखें। अच्छा, स्वयं प्रभा आया है तो चैनल्स के बारे में भी बता दो मुझे कि कितने चैनल्स हैं। देखो 32 चैनल्स है, मैंने मुझे जहाँ तक याद है जब 32 चैनल्स थे तब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। और देखो अभी ये जो मैंने स्क्रीन शॉट लगाया है, अभी ये जून एग्जाम का ही है, इसमें देखो 40 तो वैसे ही हो गए, 40 DTH चैनल तो वैसे ही हो गए। अभी कितने हैं कोई बता सकता है मुझे? अभी 40 है क्या? ये 40 से कुछ बढ़े हैं, कम हुए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड कंचन, शाबाश, 40 ही है मैम। Which one of the following is known as one nation one student ID कार्ड? आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपार या फिर वोटर्स ID कार्ड? बहुत सिंपल, और इस पर करंटली अभी मैं काम भी कर रही हूँ।
आप जानते हो ना, मैं एक गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो मैं इसी पे काम कर रही हूँ अभी। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हूँ और मैं इसी पे काम कर रही हूँ अभी, तो मुझे तो बहुत अच्छे से पता है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। अपार, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। तो स्टूडेंट का इंडिया लेवल पर डेटाबेस बनता है जिसके अंदर अपार आईडी बच्चे की जनरेट होती है विद द कंसेंट ऑफ कोर्स एनी पेरेंट और गार्जियन। और आपके जितने भी डिजिटल लॉकर्स है या डिजिटल आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब इसी आईडी से अभी जनरेट होंगे। लाइफ में एक ही बार जनरेट होती है ये, है ना। सारे के सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपके रहने वाले हैं। अगला सवाल देखिए जी। अभिलाषा पूछ रहे हैं मैम आप थक जाते होंगे, जॉब फिर क्लास। हाँ जी, थक तो जाते ही हैं थोड़ा। एजुकेशन डिपार्टमेंट सोनम। अपार की फुल फॉर्म याद रखेंगे प्लीज, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द आर्ग्यूमेंट इन द फॉलोइंग हैबिट्स आर लाइक अ केबल, वी वीव अ स्ट्रैंड ऑन इट एवरी डे एंड सून इट कैन नॉट बी ब्रोकन। कॉजल है ये आर्ग्यूमेंट एनालॉजी का है, आर्ग्यूमेंट अथॉरिटी का है, या आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डेफिनेशन है? कौन सा आर्ग्यूमेंट है ये? अच्छा सवाल है, लॉजिकल रीजनिंग का टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट के ऊपर सवाल बना था। देखो एनालॉजी के अंदर ना लाइक, एज, लाइकवाइज, इस तरीके के जो है कंपैरिजंस आते हैं। दो सिचुएशन के अंदर कंपैरिजंस आते हैं। तो जो भी बच्चे एनालॉजी का आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही उनका आंसर है, क्योंकि हम दो सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो लाइक शब्द सीधा सीधा दिख रहा है, कीवर्ड है ये। जब भी हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, कोई सिमिलैरिटी ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम लोग एनालॉजी बोलते हैं। इसी को हम एनालॉजी बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि यार आज मेरा दिन ऐसे गुजरा जैसे राजधानी एक्सप्रेस हो। अब राजधानी एक्सप्रेस से मेरा दिन को मैं कंपेयर कर रही हूँ, इसका मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि आज मेरा दिन इतना तेज़ निकला है, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस चलती है ना एकदम तेज़, बिल्कुल वैसे निकला है। तो मैंने क्या किया, मेरे दिन को और उसकी स्पीड को यहाँ पर कंपेयर किया, सिमिलैरिटी ड्रॉ करी। तो जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, इसे अपन कहते हैं, ऐसे आर्ग्यूमेंट आते हैं, इसे अपन कहते हैं एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। हम लोग एनालॉजी बहुत यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर एनालॉजी हो गया। अच्छा, कॉजल होता है जिसके अंदर हम लोग कॉज एंड इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ जो हुई है उसका कारण हम बता रहे होते हैं तो कॉजल होता है, जैसे रिसर्च में आप करते हो कॉज एंड इफेक्ट वाला। देन आता है आपका डेफिनेशन। आपने किसी भी फैक्चुअल डेफिनेशन का मदद लिया, जैसे ऑर्गेनिक आइसक्रीम रिमेन्स अनहेल्दी बिकॉज इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ फैट्स एंड शुगर वाइल ऑफरिंग लिटिल न्यूट्रिशन वैल्यू। अब आपने क्या किया, ऑर्गेनिक आइसक्रीम को डिफाइन किया है यहाँ पर, तो दैट्स एन आपका डेफिनेशन वाला आर्ग्यूमेंट। और एक होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि कोई एक पर्सन या कोई एक स्टैंडर्ड से जब आप कोई स्टेटमेंट या आर्ग्यूमेंट निकाल के लेके आते हो, कोई का ओपिनियन है जब आप बोल रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कल को अपने दोस्त को ऐसे बोलो कि अदिति मैम जो है उन्होंने पेपर 1 के वीडियो में ऐसा बोला था कि ऐसे 80 नंबर ऐसे अचीव कर सकते हैं हम पेपर 1 के अंदर। मैं वीडियोस बनाते हो आपकी स्ट्रैटेजी, तो आप ऐसा बोलो, तो आप बाय वीडियो बाय अथॉरिटी की, अच्छा इसने बोला है, उनका ओपिनियन आप किसी को बता रहे हो, दैट इज आपका आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड और सपोर्ट सिस्टम है TSS, उसी के ऊपर पूछा गया है कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है।
2 जॉब एक साथ नहीं करते हैं, 2 नहीं मैं 3 कर रही हूँ ना। हाँ जी, यहाँ पर बताइए मुझे, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द क्लास एंड टीच विद द यूजेज ऑफ ब्लैक बोर्ड. It is also known as back to basics system. The student carries the responsibility to use self-learning tools. Virtual labs are used as one of the teaching tools. Charts, maps, textbooks are the prime resources and handouts that are used by a teacher or by the teacher. हाँ जी, क्लास रोज होगी 9 PM. 8 AM भी डेली होगा, कल आ जाएगा 8 AM. आज नहीं आ पाया था, आज कुछ टेक्निकल इशू, आज क्रैश कोर्स का पहला क्लास था, इस वजह से नहीं हो पाया था. तो देखो करेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहली बात तो ट्रेडिशनल सिस्टम एक्चुअली में हमारा बेसिक वाला सिस्टम ही है. आप इसमें से एलिमिनेट कर दो तो मुझे लगता है कि आपका काम बन जाएगा. क्या यहाँ पर A 100% होना चाहिए था? चलिए जी, बहुत अच्छे, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी. ए मैम देखो 100% होना चाहिए था, और डी यहाँ पर कोई सेंस नहीं बना रहा है. वर्चुअल लैब्स नहीं हो सकते. हम ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें तो मॉडर्न सिस्टम है, तो वर्चुअल लैब्स हो नहीं सकता. ये सेल्फ लर्निंग टूल्स ये सब भी नहीं आते हैं. तो आप लोगों का ए, बी और ई जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है. ट्रेडिशनल सिस्टम जो ब्लैक बोर्ड वाला सिस्टम चल रहा था ना, वो वाले सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पर टोटली एंड टोटली डायरेक्ट टीचिंग के ऊपर बात की जाती है, टोटली एंड टोटली लेक्चर मेथड के ऊपर बात की जाती है. वो होता है इनडायरेक्ट होता है, जिसके अंदर सेल्फ लर्निंग या स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच की हम बात करेंगे, वर्चुअल लैब्स जैसी चीज़ों की हम बात करेंगे, है ना जी. तो करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी. अगला सवाल देखिए भाई, इस टाइप के सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो. आपके आजकल एग्जाम में ऐसे सवाल बड़े बन रहे हैं. आपको ऐसा पैसेज दिया हुआ है, एक बड़ा क्वेश्चन दिखता है, और फिर आप लोगों से जो है करेक्ट आंसर पूछा जाता है. अंशुल, बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी, टेंशन मत लो आप. जून के लिए बैच मोहिनी आप आज ही कॉल कर लो, आज ही आपको रजिस्टर करवा देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है. पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी रन हो रहा है बच्चे, ऑलरेडी क्लासेस चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, आप ले सकते हो कोर्स जाके. हाँ जी, क्वेश्चन देखें. यू नो हाउ आई नो एनिमल्स हैव सोल्स, because on an average the lowest animal is a lot nicer and kinder than the most of the human beings that inhabit this earth. कुल मिला के यहाँ पर आप लोगों से जो है वो एक पैराग्राफ फॉर्म के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट गिवन है, जिसमें बोल रहा है यू नो हाउ आई नो एनिमल्स हैव सोल्स because on an average the lowest animal is a lot nicer and kinder than most of the human beings that inhabit this earth. तो अब इसमें कह रहा है कि जो premise है वो कहता है कि the lowest animal is a lot nicer and kinder than most of the human beings that inhabit this earth. Premise कहता है कि animal have soul. It is not an argument. Conclusion कह रहा है कि the lowest animal is a lot nicer, और कंक्लूजन कह रहा है कि एनिमल्स हैव सोल. कुल मिला के यहाँ पर आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो प्रेमाइस और कंक्लूजन को लेकर कौन सी बातें यहाँ पर सही लिखी है. तो सबसे पहले यहाँ पर लगाओ चॉइस एलिमिनेशन. अच्छा मुझे बताओ कि ये जो आप लोगों को गिवन है, क्या ये एक प्रकार का आर्ग्यूमेंट है कि नहीं है. पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये कोई तर्क है या नहीं है. तर्क कैसे ढूंढते हैं मैम, आपके पास में प्रोपोजिशन होना चाहिए, और ये जो आप लोगों के प्रोपोजिशन होते हैं ना, इन प्रोपोजिशन के साथ में कंक्लूजन होना चाहिए. ये आपका आर्ग्यूमेंट बनाते हैं. पी और सी, पीपीसी कल्चर, प्रेमाइस कंक्लूजन, जिसमें डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, शायद वायद नहीं चलता है यहाँ पे मैम. तो क्या यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चॉइस एलिमिनेशन लगा दें. मतलब ये पहली बात तो एक तर्क है, हटा दिया, और तर्क के अंदर जो फाइनल कंक्लूजन, मतलब जो फाइनली लिखा होता है ना, वो कंक्लूजन होता है. तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सोल है.
हम उसका रीज़न जो है वो कोई और दे सकते हैं। तो बस आपको चॉइस एलिमिनेशन लगानी थी, मतलब ए और ई आप चूज़ करिए, ख़त्म करिए, सी को वैसे काटिए, डी को वैसे काटिए, सिंपल। चॉइस एलिमिनेशन लगाओ और आंसर पाओ, वही वाला सीन है। तो ये हो गया आपका प्रेमाइस और ये होगा कंक्लूजन कि भाई जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें भी सोल होता है, उनमें भी आत्मा होती है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो बिल्कुल छोटे से छोटा जानवर भी होता है, सब लोग ऑप्शन देख लिए हैं। अरे भाई देखो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर मुझे वॉइस को रिकॉर्ड करना है तो जैसे मेरे पास में इस वक्त माइक है, माइक्रोफोन का होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली बात तो जिसमें ई है नहीं, उन ऑप्शंस को तो पहले ही काट दो। अब दूसरा आता है इंटरनेट कनेक्शन का या स्पीकर का। चलो स्पीकर से ऑप्शन देखते हैं ना। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो स्पीकर है, स्पीकर तो मैम सुनने के लिए होता है, बोलने के लिए थोड़ी होता है। स्पीकर जो है वो सुनने के लिए होता है, बोलने के लिए होता है क्या? तो बस खत्म कहानी। तो एक साउंड कार्ड और जो माइक्रोफोन है वह मतलब यही दोनों तो चाहिए, बाकी क्यों चाहिए हमको? स्पीकर सुनने के लिए होता है और इंटरनेट की यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं। आप इंटरनेट से थोड़ी कर रहे हो रिकॉर्ड। पावर पॉइंट चलाने के लिए कौन सा इंटरनेट चाहिए होता है भाई? Which among the following fuel produces least amount of soot particles during combustion? जलाने पर सूट, कालिक कण जो होते हैं, ब्लैक ब्लैक जो हो जाता है, वो सबसे कम कौन प्रोड्यूस करता है? ये आपसे पूछ रहा है, कम पूछा है, लीस्ट अमाउंट। पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है और आपके सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। देखो जो भी बच्चे मेरे से यहाँ पर कोर्स की इंक्वायरी कर रहे हैं, बच्चे एक फ़ोन नंबर है जो आपको नीचे दिख रहा होगा, आप उस पर कल सुबह 10 बजे कॉल कर लेना, या फिर JRF अड्डा एप्लीकेशन पर जाके या वेबसाइट पे जाके आप देख लो, आपको सब पता लग जाएगा, ठीक है? तो मेरे से बेटर आपको वहाँ से जवाब मिल जाएगा। आपको जो भी कोर्स लेना है या जो भी आप सब्जेक्ट की इंक्वायरी कर रहे हो वो आप ऐसे कर लो, ठीक है? यहाँ पर अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे कम, अरे वाह बहुत ही बढ़िया, सीएनजी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सीएनजी जो है वो सबसे लीस्ट अमाउंट देता है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो है वो आप लोगों का डीजल दे रहा है। देखो डीजल ज़्यादा दे रहा है कंपैरेटिवली, पेट्रोल उससे कम देता है, ठीक है ना? और अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का केरोसिन पेट्रोल से ज़्यादा दे रहा है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो सारे के सारे, ठीक है? तो सबसे कम अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए हो जाएगा सीएनजी, ठीक है? तो डीजल हो गया अपना, फिर अपना जो है वो केरोसिन हो गया, फिर पेट्रोल है, फिर आपका सीएनजी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जी। अच्छा हाँ, एमपी सेट आ रहा है और भी बहुत सारे सेट एग्जामिनेशन आ रहे हैं ना आप लोगों के। ओके हाँ जी। What among the following can be ascribed to learning system? Described होना चाहिए ना। It is a way how the learner learns or student learns. They are strengths and preferences of the learners for responding to the stimuli in the environment. It is what the learner learns. It is the behavior pattern developed by or for any new learning. ओके कौन सा ascribed हो सकता है लर्निंग स्टाइल के लिए? बता दीजिए भाई, लर्निंग स्टाइल के लिए कौन सा हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। देखो अगर मैं बात करूं, कोई भी लर्निंग स्टाइल जो है ना, कोई भी लर्निंग स्टाइल आप लोग अगर क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक बेहतर स्टिमुलाई जनरेट करो सो दैट रिस्पॉन्स बेटर आ सके। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक ऐसा ऑप्शन है जो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बी तो 100% होना चाहिए। इस अकॉर्डिंग से ऑप्शन नंबर 2 तो हटा दो।
फिर आती है आप लोगों की बात कि इट इज़ अ वे हाउ स्टूडेंट लर्न और व्हाट स्टूडेंट लर्न। देखो यहाँ पर प्रेफरेंस आपको देनी है हाउ को, क्योंकि आप स्टाइल की बात कर रहे हो। आपकी पेडागॉगी से बहुत सारी चीज़ें, देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें मतलब कभी समझ नहीं आई, पर कभी कोई और अच्छे से समझा दिया, कोई टीचर आता है जिससे हम समझे तो हमको बेहतर समझ में आ जाती है, क्योंकि उनका जो तरीका होता है, जो पेडागॉगी होती है, वो हमें रिलेटेबल लगती है, उसकी वजह से हमें वो समझ में आता है। तो यहाँ पर अगर आप ए और बी को देखो तो मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, ठीक है ना। और दूसरा, क्योंकि आप लोग बात कर रहे हो यहाँ पर लर्निंग सिस्टम की, तो आपका बिहेवियरल डेवलपमेंट होगा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी भी आएगा। तो आपका ए, बी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, इंटरव्यूज है, न्यूज़पेपर है, क्लासरूम है और मेडिटेशन है। आपको वही यहाँ पर बताना है किसके लिए कौन सा कम्युनिकेशन टर्म जाएगा, कौन सा ग्रुप है, कौन सा इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल है, मास है। वैसे तो आप सब लोग जानते ही हो, बट स्टिल रिवाइज कर लेते हैं। इंटरपर्सनल, इंटर, ये वाला इंटर, इंटर का मतलब होता है दो लोगों के बीच में, इंट्रा होता है विद इन वन सेल्फ, अपने आप के अंदर ही, इंट्रोस्पेक्शन जैसे होता है ना, वैसे इंट्रा। ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग, मतलब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो। मास कम्युनिकेशन पब्लिक कम्युनिकेशन का एक तरीका है जिसमें स्पीकर एक सिंगल यूनिटी है, एक सिंगल यूनिट एक स्पीकर है और मल्टीपल जो है वो लिसनर है, तो इट इज़ मास कम्युनिकेशन, जैसे मास मीडिया हम पढ़ते हैं। तो बस वहीं से एग्जाम्पल लगा लो आप। जैसे मेडिटेशन जो है वो हम सब जानते हैं, मेडिटेशन विद इन हम सेल्फ होता है ना भाई। मेडिटेशन जो है वो थोड़ी ना कोई दूसरे के साथ। रेगुलेशन 2018 पे प्लेजरिज्म को लेकर यहाँ पर बात की गई थी। अब यहाँ पर जो प्लेजरिज्म के अलग अलग लेवल्स हैं, उनमें से आपको बोला गया है कि लेवल 1 में कौन कौन सा आएगा। तो देखो आप लोगों के लिए लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है और आपके लिए लेवल 3 होता है। लेवल 0 होता है 10% या उससे कम, फिर होता है 10 से 40%, फिर आप लोगों के लिए होता है 40 से 60% और एक होता है आपका 60% से ज़्यादा, है ना। ये इस तरीके से आपके लेवल्स डिवाइडेड होते हैं। तो आपसे लेवल 1 पूछा हुआ है, तो लेवल 1 में देखो 12 भी आएगा, लेवल 1 के अंदर 28 भी आएगा, लेवल 1 के अंदर जो है वो 37 भी आएगा, 56 और 42 जो है वो आप लोगों के लेवल 1 में नहीं आएंगे। यानी ए, बी और ई आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए था, राइट। ए, बी और ई जो है वो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पर ऑप्शन के अंदर जो है वो दिख रहा है क्या ए, बी और ई? क्या हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो आ रहा है? बोलो भाई। अरे मैम बी है ही नहीं, जबरदस्ती। मैं बस चेक कर रही थी तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना तेज है। हाँ जी, ए, सी और ई है। चलो शाबाश, समझ में आ गया ना। ये लेवल्स आप लोगों को अच्छे से पता ही है। देखो मैंने कितनी बार क्लासेस में मेरी क्लास का स्क्रीनशॉट लगाया है, कितनी बार आपसे मैंने क्लासेस में डिस्कस किया है, और अभी भी रिसर्च के पेड क्लास में परसों ही संडे मैराथन में ही मैंने डिस्कस किया था सेम टॉपिक, ठीक है जी। तो इस तरीके से होता है। पेनल्टी भी आपको पता ही है, यहाँ पर 6 महीने के लिए डिबार्ट हो जाते हो, लेवल 2 के अंदर 1 साल के लिए आप डिबार्ट हो जाते हो, और अगर 60% से ज़्यादा करते हो तो आपका PhD ही कैंसिल हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल भी आप लोगों के सेम शिफ्ट का ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, जल्दी आंसर करना है, ठीक है जी, है ना। MP सेट का एग्जाम है आयुषी, तो अपने नेट के प्रीवियस ईयर निकाल के जाओ, कम से कम 3-4 साल के नेट के प्रीवियस ईयर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। MP सेट में क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है। देखो भाई आपका ये वाली क्लासेस, इसमें मैं वही करवा रही हूँ, नेट के तो प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ। देखो ब्लॉग्स है, पॉडकास्ट है, टैगिंग है और विकी है, तो आपको यहाँ पर मैच द कॉलम करना था। ध्यान से देखें और आंसर बताएं मुझे। अलाउ द यूजर टू क्रिएट एंड एडिट द वेब पेजेस, जो कि आप लोगों के वेब ब्राउजर की मदद से हम कर रहे हैं। टाइप ऑफ बुक मार्किंग वेयर द यूजर मार्क्स अ वेब पेज और अ फोटो यूजिंग अ टेक्स्ट टू डिस्क्राइब इट कंटेंट। अ सीरीज ऑफ डिजिटल मीडिया फाइल, पर्सनल इंटरनेट जनरल। क्या होने वाला है, कौन सा होने वाला है, जल्दी से बताइए। क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। ज्यादातर बच्चों ने सी आंसर दिया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है।
तो आपके लिए ब्लॉग्स क्या होते हैं? ब्लॉग्स होते हैं आप लोगों के जिसमें हम लोग पर्सनल लेवल पर हमारे थॉट प्रोसेस शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमको शेयर करनी हो। ब्लॉग्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? टेक्स्ट कंटेंट फॉर्म में होते हैं। और अगर मैं बोलूँ व्लॉग्स, तो ये जो है ये आप लोगों के वीडियो फॉर्म के अंदर होते हैं, वीडियो एंड ऑडियो ऑब्वियसली बोथ। पॉडकास्ट जो है वो अगेन ये कैसा होता है? पॉडकास्ट होता है मैम जिसमें हम लोगों की ऑडियो फाइल्स जो है वो हम रखते हैं। पॉडकास्ट देखा होगा ना, जिसके अंदर हम सवाल जवाब करते हैं। अच्छा, एक पॉडकास्ट होता है और एक वॉडकास्ट भी होता है। वॉडकास्ट भी अपना होता है, और ये जो वॉडकास्ट होता है इसमें वीडियो भी इंक्लूड होता है। टैगिंग, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो आप जैसे पेपर 1 की क्लास है तो पेपर 1 का टैग करके मैं सारी क्लासेस आपको दे दूंगी, एक प्लेलिस्ट बना देती हूँ। तो इसी को अपन कहते हैं आपका टैगिंग। हैशटैग सिंबल यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अच्छा सवाल है, FIQ है, पूछा जा सकता है। @ सिंबल से भी हम लोग जो है वो जान पहचान ही बताते हैं, एड्रेसिंग ऑपरेटर ही है ये। विकीपीडिया या विकीज क्या होते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट कोलैबोरेटिव एक आप लोगों का सर्विस है जिसमें आप यूज़र के तौर पर पढ़ भी सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, टेक्स्ट भी कर सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल होता है। सही बात है, जैसे विकीपीडिया आप पढ़ते आए हो। अगला सवाल देखिएगा, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी यूनिट्स कराऊंगी, मैं ऑल पेपर 1 कवर करूंगी यहाँ पर। हाँ जी, उत्तर दीजिए मुझे। आपसे पूछा जा रहा है वुमेन्स एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी, सेक्युलर एजुकेशन एंड राइट टू एजुकेशन, और आपको मैच द कॉलम लगाना है। सेम शिफ्ट के अंदर हायर एजुकेशन का ये सवाल आप लोगों के लिए पूछा गया था। कौन सा आर्टिकल किस पे रिलेट कर रहा है? ठीक है जी, देखो आर्टिकल 21A, वैसे आर्टिकल 21 आप जानते हो राइट टू लाइफ पे है। सबसे ज़्यादा न्यूज़ में अगर कोई आर्टिकल रहता है तो वो यही रहता है, राइट टू लाइफ वाला। तो आप आई थिंक इससे कर सकते थे, या विमेन एजुकेशन से आप कर सकते थे। तो आप लोग अगर देखो ना यहाँ पर नोटिस करो तो आप लोगों का जो है वो राइट टू एजुकेशन से आप रिलेट कर सकते थे, और D का 2 जो है वो आप लोग कर सकते थे। तो एक आपकी चॉइस एलिमिनेट हो जाती, ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। और फिर आप लोग देखते हैं सेक्युलर एजुकेशन, तो वो आप लोगों का क्या होता है? आर्टिकल 28 होता है। ठीक है जी, वैसे भी आप लोगों के सभी आर्टिकल जो है वो एजुकेशन से रिलेट करते हैं, सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, सारा का सहरे का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। अगला सवाल देखिए, मैथमेटिक्स का आप लोगों का सवाल जो इस शिफ्ट में पूछा गया था। आपको यहाँ पर फ्रैक्शंस दिए हुए थे और आपको बताना था, इनको ऑर्डर में लगाना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब कितने बच्चे यहाँ पर मेरे से मैथ्स पढ़े हुए हैं या मैथ्स का डर वाला मैराथन देखा है? जब ये चैनल मैंने नया नया स्टार्ट किया था, लगभग 2 साल हो गए, अब तो 2-2.5 साल हो गए, तो मैंने सबसे पहले कुछ 10 मैराथन्स बनाई थी पेपर 1 के 10 यूनिट्स की, और उसमें मैंने आप लोगों को मैथ्स का डर वाला मैराथन दिया था। और उस मैराथन में मैंने आप लोगों को फ्रैक्शंस के बहुत सारे ट्रिक्स सिखाए थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों में कंपेयर कैसे किया जाता है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो याद होगा। एक बार थम्स अप करके बताओ मुझे लाइव चैट में। मैम मेरा इस बार JRF हुआ है, मैंने बहुत से दोस्तों को इस चैनल का नाम बताया, आपकी क्लास का नाम बताया, वो लोग आपको रेगुलर हो गए हैं मैम इस क्लास में। थैंक्स टू यू योर एंड मोटिवेशन। अरे वाह यार अर्नब, थैंक यू सो मच। जीवन में और कुछ कमाया है या नहीं कमाया है? बस यही कमाया है। आप लोगों का ये जो वर्ड ऑफ माउथ होता है, ये आपकी जो गुडविल है, क्योंकि मेरे पास में हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि उनके दोस्तों ने उनको रेकमेंड किया है। दुनिया में इससे बड़ा कुछ भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी सर्विस सेक्टर में कोई भी जॉब अचीव कर सकता है। सो दिस इज़ लाइक अ सर्विस टू यू, एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द सर्विस, दैट इज़ द बेस्ट मोटिवेशन यू ऑल कैन गिव मी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट एंड लव। हाँ जी, क्वेश्चन पे आए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है भाई फ्रैक्शंस को। 12/17 है, 13/19 है, 11/8 है, और 16/23 है। क्या कर सकते हैं यहाँ पर? डिफरेंस निकाल लूँ क्या? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डिफरेंस निकाल के देखते हैं कुछ होता है क्या। मैम 12 और 17 तो ये 5 का डिफरेंस आ गया, 13 और 19 6 का डिफरेंस आ गया है, 8 और 11 3 का डिफरेंस आ गया है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा आ गया मैम, 7 का डिफरेंस आ गया है। फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर डिफरेंस निकालना बोल रही हूँ। डिफरेंस निकाला क्या? बोलो भाई।
अब डिफरेंस निकाल के सबसे छोटा ये रहा और सबसे बड़ा ये रहा, हो गया। डिफरेंस निकालो और समाप्ति कर दो, खत्म बात। देखो ये क्वेश्चन एज करवाया हुआ है मेरा, और ये मैंने इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, बहुत ही बढ़िया बात है। और इसका इवन शॉर्ट वीडियो भी डाला था। वेरी गुड अनुपम। जितना कम डिफरेंस होगा उतना बड़ा जो है वो फ्रैक्शन आपका कहलाएगा। तो देख लो आप 8 12 11, मतलब 8/11 सबसे एंड में आया है, जिसका 3 का डिफरेंस होता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीटी का सवाल है। क्या लिख रहा है? कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर जो आईपी वर्जन 6 है वो इतने टाइम्स लार्जर है आईपी वर्जन 4 से। आपको पता ही है कि IPv4 होता है अपने पास और IPv6 होता है बच्चे। तो आपसे V4 और V6 में ये बोला हुआ है कि V6 V4 का कितना टाइम से कितना गुना है, ये आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया बात है। योगेश सर की मैथ्स क्लास रेगुलर करता हूँ तो अब आने लग गया है मैथ्स। बहुत ही बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, देखो IPv4 जो है वो 32 बिट्स का था क्या, और IPv6 जो है मैम वो 128 बिट्स का है। ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 7 है, ऐसे लिख सकती हूँ ना। ये 2 की पावर 5 है मैम, और ये जो है ये 2 की पावर 7 है। यानी कुल मिला के आप क्या लिख सकते हो, 4 गुना IPv4 और IPv6। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो IPv4 है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है और IPv6 का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। एक 32 बिट का होता है, एक 128 बिट का होता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि V4 कौन सा रिप्रेजेंटेशन है और V6 कौन सा रिप्रेजेंटेशन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। जल्दी जल्दी बताओ, हम चलते हैं अगले सवाल पे जब तक। वेरी गुड, वेरी गुड। V4 होता है मैम डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, शाबाश। और V6 जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल कॉलन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, कॉलन और आपका हेक्साडेसिमल। गुड। चलिए जी, which one of the following cannot be treated as the folk tradition of the communication in India? सिनेमा, यात्रा, रामलीला या कुंभ मेला। सेम शिफ्ट का कम्युनिकेशन का सवाल है, और कम्युनिकेशन के सवाल अक्सर समझ नहीं आते कहाँ से आते हैं, बट ये एक ऐसा था जो डायरेक्टली पता लग गया था कि कम्युनिकेशन से है। इसमें से कौन सा फोक नहीं है, सिंपल सा सवाल था। हम सब जानते हैं जो सिनेमा है उसे हम फोक नहीं मान सकते, बाकी तो आपको पता ही है कि सारे सारे होते हैं। अब देखो स्टोरी टेलिंग के लिए अगर मैं बोलूँ तो देखो आप लोगों का कथका लक्ष्यपम। अब यार ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अब देख लो हिसाब किताब, आप थोड़े डिफिकल्टी होते हैं, है ना। पांडवानी हो गया, हरि कथा हो गया, हरि कथा, ये सारे के सारे स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस होते हैं। फिर यक्षगणा हम जानते हैं, ये यूडीपी में बहुत होता है, कर्नाटका में, ठीक है। फिर जात्रा हो गई तो बंगाली में, ठीक है। और बाहोना दैट इज इन आसाम। म्यूजिक एंड डांस फॉर्म में बहुत सारे होते हैं, जैसे लावनी महाराष्ट्रन होता है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये तो। फिर बॉल सॉन्ग होता है बंगाल के अंदर। थेरुकुट्टू ये तमिलनाडु के अंदर होता है। इसके अलावा पपेट शो के लिए भी होता है, जैसे राजस्थान का कठपुतली सबसे ज़्यादा फेमस है ना। फिर आप लोगों का भोमलत्थम, ठीक है। और फिर आप लोगों का तोल पा व कोठू, थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में, थोड़ा ऐसा टंग ट्विस्टर हो गया ये तो मेरे लिए बट हाँ, कुल मिला के आप लोगों से ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, ये सब फोक में ही आएंगे, सारे ट्रेडिशंस में ही आएंगे, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ तो और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे रिचुअल में देखो छाहू डांस, रामलीला, भावी और कुंभ मेला, ये तो खैर फेमस है ही, ये सब तो बहुत फेमस है, हम जानते भी हैं इनको।
बाकी फॉर्म्स के भी मैंने सारे लिख दिए हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक बार रिवाइज कर लेना, है ना। और मेरे से दोबारा मत बोलना मैम प्रोनाउंस करने के लिए, क्योंकि मेरे से हो रहा नहीं है, मैं नहीं खेल रही, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल अपना स्वयं प्रभा, बहुत बार आया है, वन ऑफ द मोस्टली आस्क्ड टॉपिक, स्वयं प्रभा, है ना। स्वयं की फुल फॉर्म हम सब जानते हैं, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो तो। वहुना, अच्छा जी, ठीक है। पीडीएफ बेटा जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। इनकरेक्ट बताना है स्वयं प्रभा के बारे में, वो ये टेलीविजन चैनल वाला है जिसके अंदर डायरेक्ट टू होम सर्विस डीटीएच सर्विसेज आपको मिली है। जी सेट 15 सैटेलाइट से मिली है क्या? स्टडी वेब फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स, वेरी गुड, ठीक। तो बताइए कौन सा सही नहीं है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय श्री अब्दुल कलाम आजाद। सैटेलाइट इज यूज फॉर टेलीकास्टिंग द एजुकेशनल कंटेंट्स through DTH channels. Web portal स्वयं प्रभा is maintained by Information Library Network गुजरात। फिर कहा गया है contents of स्वयं प्रभा is provided by NPTEL, IITs, UGC, CEC और IGNOU। कौन सा रॉन्ग है ये बताना है बच्चे। बहुत ही बढ़िया, सिंपल सा है, ज़्यादातर बच्चे सही बोल रहे हैं। देखो स्वयं प्रभा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पिछले क्लासेस में, उसी का मैंने एग्जाम्पल लिया, जो अपना मैराथन क्लास थी उसमें भी मैंने आपको ये बताया था। सो बेसिकली श्री अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ये बात बिल्कुल गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पर अपने सही हैं। अगला देखें। अच्छा, स्वयं प्रभा आया है तो चैनल्स के बारे में भी बता दो मुझे कि कितने चैनल्स हैं। देखो 32 चैनल्स है, मैंने मुझे जहाँ तक याद है जब 32 चैनल्स थे तब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। और देखो अभी ये जो मैंने स्क्रीन शॉट लगाया है, अभी ये जून एग्जाम का ही है, इसमें देखो 40 तो वैसे ही हो गए, 40 DTH चैनल तो वैसे ही हो गए। अभी कितने हैं कोई बता सकता है मुझे? अभी 40 है क्या? ये 40 से कुछ बढ़े हैं, कम हुए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड कंचन, शाबाश, 40 ही है मैम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड? आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपार या फिर वोटर्स ID कार्ड? बहुत सिंपल, और इस पर करंटली अभी मैं काम भी कर रही हूँ। आप जानते हो ना मैं एक गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो मैं इसी पे काम कर रही हूँ अभी, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हूँ और मैं इसी पे काम कर रही हूँ अभी, तो मुझे तो बहुत अच्छे से पता है। वन नेशन वन स्टूडेंट ID, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। अपार, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। तो स्टूडेंट का इंडिया लेवल पर डेटाबेस बनता है जिसके अंदर अपार ID बच्चे की जनरेट होती है विद द कंसेंट ऑफ कोर्स एनी पेरेंट और गार्जियन। और आपके जितने भी डिजिटल लॉकर्स है या डिजिटल आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब इसी ID से अभी जनरेट होंगे। लाइफ में एक ही बार जनरेट होती है ये, है ना। सारे के सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपके रहने वाले हैं। अगला सवाल देखिए जी। अभिलाषा पूछ रहे हैं मैम आप थक जाते होंगे, जॉब फिर क्लास। हाँ जी, थक तो जाते ही हैं थोड़ा। एजुकेशन डिपार्टमेंट सोनम। अपार की फुल फॉर्म याद रखेंगे प्लीज, है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द आर्ग्यूमेंट इन द फॉलोइंग। हैबिट्स आर लाइक अ केबल, वी वीव अ स्ट्रैंड ऑन इट एवरी डे एंड सून इट कैन नॉट बी ब्रोकन। कौशल है ये आर्ग्यूमेंट एनालॉजी का है, आर्ग्यूमेंट अथॉरिटी का है, या आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डेफिनेशन है? कौन सा आर्ग्यूमेंट है ये? अच्छा सवाल है, लॉजिकल रीजनिंग का टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट के ऊपर सवाल बना था।
देखो एनालॉजी के अंदर ना लाइक, एज, लाइकवाइज, इस तरीके के जो है कंपैरिजंस आते हैं, दो सिचुएशन के अंदर कंपैरिजंस आते हैं। तो जो भी बच्चे एनालॉजी का आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही उनका आंसर है, क्योंकि हम दो सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो लाइक शब्द सीधा सीधा दिख रहा है, कीवर्ड है ये। जब भी हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, कोई सिमिलैरिटी ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम लोग एनालॉजी बोलते हैं, इसी को हम एनालॉजी बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि यार आज मेरा दिन ऐसे गुजरा जैसे राजधानी एक्सप्रेस हो। अब राजधानी एक्सप्रेस से मेरा दिन को मैं कंपेयर कर रही हूँ, इसका मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि आज मेरा दिन इतना तेज़ निकला है, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस चलती है ना एकदम तेज़, बिल्कुल वैसे निकला है। तो मैंने क्या किया, मेरे दिन को और उसकी स्पीड को यहाँ पर कंपेयर किया, सिमिलैरिटी ड्रॉ करी। तो जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, इसे अपन कहते हैं, ऐसे आर्ग्यूमेंट आते हैं, इसे अपन कहते हैं एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। हम लोग एनालॉजी बहुत यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर एनालॉजी हो गया। अच्छा, कॉजल होता है जिसके अंदर हम लोग कॉज एंड इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ जो हुई है उसका कारण हम बता रहे होते हैं, तो कॉजल होता है। जैसे रिसर्च में आप करते हो कॉज एंड इफेक्ट वाला। देन आता है आपका डेफिनेशन। आपने किसी भी फैक्चुअल डेफिनेशन का मदद लिया, जैसे ऑर्गेनिक आइसक्रीम रिमेन्स अनहेल्दी बिकॉज इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ फैट्स एंड शुगर वाइल ऑफरिंग लिटिल न्यूट्रिशन वैल्यू। अब आपने क्या किया, ऑर्गेनिक आइसक्रीम को डिफाइन किया है यहाँ पर, तो दैट्स एन आपका डेफिनेशन वाला आर्ग्यूमेंट। और एक होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि कोई एक पर्सन या कोई एक स्टैंडर्ड से जब आप कोई स्टेटमेंट या आर्ग्यूमेंट निकाल के लेके आते हो, कोई का ओपिनियन है जब आप बोल रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कल को अपने दोस्त को ऐसे बोलो कि अदिति मैम जो है उन्होंने पेपर 1 के वीडियो में ऐसा बोला था कि ऐसे 80 नंबर ऐसे अचीव कर सकते हैं हम पेपर 1 के अंदर। मैं वीडियोस बनाते हो आपकी स्ट्रैटेजी, तो आप ऐसा बोलो, तो आप बाय वीडियो बाय अथॉरिटी की, अच्छा इसने बोला है, उनका ओपिनियन आप किसी को बता रहे हो, दैट इज आपका आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड और सपोर्ट सिस्टम है TSS, उसी के ऊपर पूछा गया है कौन कौन से स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। दो जॉब एक साथ नहीं करते हैं, दो नहीं मैं 3 कर रही हूं ना। हाँ जी, यहाँ पर बताइए मुझे, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द क्लास एंड टीच विद द यूजेज ऑफ ब्लैक बोर्ड. It is also known as back to basic system. The student carries the responsibility to use self-learning tools. Virtual labs are used as one of the teaching tools. Charts, maps, textbooks are the prime resources and handouts that are used by a teacher or by the teacher. हाँ जी, क्लास रोज होगी 9 PM. 8 AM भी डेली होगा, कल आ जाएगा 8 AM. आज नहीं आ पाया था, आज कुछ टेक्निकल इशू, आज क्रैश कोर्स का पहला क्लास था, इस वजह से नहीं हो पाया था. तो देखो करेक्टली हम क्या बोल सकते हैं. सबसे पहली बात तो ट्रेडिशनल सिस्टम एक्चुअली में हमारा बेसिक वाला सिस्टम ही है. आप इसमें से एलिमिनेट कर दो तो मुझे लगता है कि आपका काम बन जाएगा. क्या यहाँ पर A 100% होना चाहिए था? चलिए जी, बहुत अच्छे, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी. ए मैम देखो 100% होना चाहिए था, और डी यहाँ पर कोई सेंस नहीं बना रहा है. वर्चुअल लैब्स नहीं हो सकते. हम ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें तो मॉडर्न सिस्टम है, तो वर्चुअल लैब्स हो नहीं सकता. ये सेल्फ लर्निंग टूल्स ये सब भी नहीं आते हैं. तो आप लोगों का ए, बी और ई जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है. ट्रेडिशनल सिस्टम जो ब्लैक बोर्ड वाला सिस्टम चल रहा था ना, वो वाले सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पर टोटली एंड टोटली डायरेक्ट टीचिंग के ऊपर बात की जाती है, टोटली एंड टोटली लेक्चर मेथड के ऊपर बात की जाती है. वो होता है इनडायरेक्ट होता है, जिसके अंदर सेल्फ लर्निंग या स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच की हम बात करेंगे, वर्चुअल लैब्स जैसी चीज़ों की हम बात करेंगे, है ना जी. तो करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी.
अगला सवाल देखिए भाई, इस टाइप के सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो। आपके आजकल एग्जाम में ऐसे सवाल बड़े बन रहे हैं, आपको ऐसा पैसेज दिया हुआ है, एक बड़ा क्वेश्चन दिखता है और फिर आप लोगों से जो है करेक्ट आंसर पूछा जाता है। अंशुल, बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी, टेंशन मत लो आप। जून के लिए बैच मोहिनी आप आज ही कॉल कर लो, आज ही आपको रजिस्टर करवा देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी रन हो रहा है बच्चे, ऑलरेडी क्लासेस चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, आप ले सकते हो कोर्स जाके। हाँ जी, क्वेश्चन देखें। यू नो हाउ आई नो एनिमल्स हैव सोल्स, because on an average the lowest animal is a lot nicer and kinder than the most of the human beings that inhabit this earth। कुल मिला के यहाँ पर आप लोगों से जो है वो एक पैराग्राफ फॉर्म के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट गिवन है, जिसमें बोल रहा है यू नो हाउ आई नो एनिमल्स हैव सोल्स बिकॉज ऑन एन एवरेज द लोएस्ट एनिमल इज अ लॉट नाइसर एंड काइंडर देन मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स दैट इनहेबिट दिस अर्थ। तो अब इसमें कह रहा है कि जो प्रेमाइस है वो कहता है कि द लोएस्ट एनिमल इज अ लॉट नाइसर एंड काइंडर देन मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स दैट इनहेबिट दिस अर्थ। प्रेमाइस कहता है कि एनिमल हैव सोल, इट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। कंक्लूजन कह रहा है कि द लोएस्ट एनिमल इज अ लॉट नाइसर, और कंक्लूजन कह रहा है कि एनिमल्स हैव सोल। कुल मिला के यहाँ पर आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो प्रेमाइस और कंक्लूजन को लेकर कौन सी बातें यहाँ पर सही लिखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाओ चॉइस एलिमिनेशन। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो आप लोगों को गिवन है, क्या ये एक प्रकार का आर्ग्यूमेंट है कि नहीं है। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये कोई तर्क है या नहीं है। तर्क कैसे ढूंढते हैं मैम, आपके पास में प्रोपोजिशन होना चाहिए, और ये जो आप लोगों के प्रोपोजिशन होते हैं ना, इन प्रोपोजिशन के साथ में कंक्लूजन होना चाहिए। ये आपका आर्ग्यूमेंट बनाते हैं पी और सी, पीपीसी कल्चर, प्रेमाइस प्रेमाइस कंक्लूजन, जिसमें डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, शायद वायद नहीं चलता है यहाँ पे मैम। तो क्या यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चॉइस एलिमिनेशन लगा दें, मतलब ये पहली बात तो एक तर्क है, हटा दिया। और तर्क के अंदर जो फाइनल कंक्लूजन, मतलब जो फाइनली लिखा होता है ना, वो कंक्लूजन होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है कि जो एनिमल्स है उनके अंदर सोल है। हम उसका रीजन जो है वो कोई और दे सकते हैं। तो बस आपको चॉइस एलिमिनेशन लगानी थी, मतलब ए और ई आप चूज करिए, खत्म करिए, सी को वैसे काटिए, डी को वैसे काटिए, सिंपल। चॉइस एलिमिनेशन लगाओ और आंसर पाओ, वही वाला सीन है। तो ये हो गया आपका प्रेमाइस और ये होगा कंक्लूजन कि भाई जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें भी सोल होता है, उनमें भी आत्मा होती है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो बिल्कुल छोटे से छोटा जानवर भी होता है ना, वो भी ज़्यादा नाइस और काइंड होता है किसी भी एक ह्यूमन बीइंग से। ये बोलना चाह रहा है। Which one of the following criteria and research relates mainly to the issue of causality? Causality की बात हो रही है, तो आप लोगों का जो कॉज है और इफेक्ट है, तो कॉज एंड इफेक्ट के बीच में जो होती है वो आप लोगों की कॉजैलिटी होती है। आपके कारण और प्रभाव के बीच में जो आती है, जो रिश्तेदारी है इन दोनों के बीच में, वो आपकी कॉजैलिटी है। मैं बोलती हूँ कि फर्टिलाइजर डालने से प्लांट की ग्रोथ होती है, तो ये जो मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, ये जो हाइपोथेसिस मैं दे रही हूँ आपको, ये वेरिएबल्स का कनेक्शन जो मैं आपको दे रही हूँ, यही कॉजैलिटी है, विच डिफाइंस हाउ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिलेटेड टू योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो सबसे ज़्यादा रिलेट करता है इससे? ट्रांसफरेबिलिटी है, मेजरमेंट वैलिडिटी है, एक्सटर्नल वैलिडिटी है और इंटरनल वैलिडिटी है। इतना सारा समझा दिया है, हिंट भी दे दिया है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल सही मैम, इंटरनल वैलिडिटी, हाउ गुड योर कॉजैलिटी इज और हाउ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर रिलेटेड टू वन अनदर, दिस इज टर्म्ड एज इंटरनल वैलिडिटी। देखो ये प्रीवियस क्लास का ही स्क्रीनशॉट लगाया है, देखो यूट्यूब की क्लास ही है जिसमें मैंने आपको समझाया भी था, और ये क्वेश्चन एज इट इज आपके पेपर में बना था। ठीक है, बिल्कुल सही बात, बहुत ही बढ़िया।
चलिए जी, अगला सवाल देखिए, आज के लास्ट सवाल पे आ गए हम। आज का लास्ट क्वेश्चन, जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लाइक करते हो तो ही मोटिवेशन मिलता है, तो ही वीडियो को पुश मिलता है, ज़्यादातर बच्चों तक हम रीच कर पाते हैं। सो इफ रियली बिलीव कि ऑथेंटिक है, अच्छा लगता है पढ़ना मुझसे, तो वीडियो लाइक हो जाना चाहिए और चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। कोई देशद्रोही पढ़ा नहीं करेगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। जल्दी से 3 लाख पर पहुंचना है अपन को, ठीक है? फिर पार्टी, आपको भी पार्टी। थैंक यू सो मच कंचन, मुझे भी बहुत मज़ा आता है और ऑफलाइन क्लास में भी मैं ऐसे ही करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में मुझे इसीलिए फ़र्क नहीं लगता है, क्योंकि जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोग इतना जल्दी रिप्लाई करते हो तो ऐसा लगता है कि आप सामने ही हो। इंटरनल रवि इसलिए होता है बिकॉज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल से कैसे रिलेट करता है, ये इंटरनल वैलिडिटी डिफाइन करती है। और आप जो भी रिजल्ट सैंपल पे निकाले हो वो कितना जनरलाइज कर सकते हो आपकी पॉपुलेशन पर, ये वैलिडिटी होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी, इसलिए इंटरनल आएगा यहाँ। बेटा ये प्रीवियस ईयर ही तो है JRF जी, रात को 9 बजे डेली 2024 के शिफ्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो, तो ये प्रीवियस ईयर ही तो है। देखो भाई क्या लिखा है, आपसे बोल रहा है कि नो म्यूजिशियंस आर ग्रीक्स, ऑल ट्रेडर्स आर म्यूजिशियन, देयरफॉर नो ट्रेडर्स आर ग्रीक्स। कौन सा मूड है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म पहचानो। देयरफॉर यानी कंक्लूजन, तो कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है मैम वो आपका माइनर टर्म होता है, और ये जो प्रेडिकेट है ये आपका मेजर टर्म होता है। अगर आप सभी लोगों ने सुबह 8 AM वाली सीरीज देखी है तो उसमें मैं ये सिखा चुकी हूँ, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म, सब सिखाया मैंने आपको। देखा था क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, अनडिस्ट्रीब्यूशन, और अभी आ रही है फॉर्मल फैलेसी का वीडियो आ रहा है परसों। अब देखो ये लिखा है, अब आगे म्यूजिशियन जो है वो आप लोगों की मिडिल टर्म हो जाएगी। अब म्यूजिशियन जो है वो मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म नो की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो पहली बात तो जो आप लोगों का मिडिल टर्म है वो तो 100% क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ई तो हटाओ, तो जब ई हटाओगे तो 50-50 वैसे ही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इसका मूड जो है वो ई है। तो पहली बात तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हम लोग कैसे निकालते हैं मूड? मैम देखो AEIOU को बोलना था गेट आउट, ई का मतलब होता है नो, ठीक है, ए का मतलब होता है ऑल, आई का मतलब होता है सम, और इसका मतलब होता है मैम सम और नॉट। अब देखो मूड निकालने के लिए मेजर प्रेमाइस ऊपर आएगा, फिर माइनर प्रेमाइस आएगा और फिर उसके बाद में कंक्लूजन आएगा। तो मेजर प्रेमाइस ऊपर ही है क्या? हाँ मैम, जिसमें मेजर टर्म वो मेजर प्रेमाइस, तो बिल्कुल ये ई हो गया। फिर कह रहा है ऑल है, तो फिर ये ऑल की वजह से आपका ए आ जाएगा, और फिर नीचे जो है वो नो है, तो बिल्कुल सही बात, यानी कि बी भी ऑप्शन में होना चाहिए था। मैम बी जो है वो दोनों में ही है, अब क्या करें, सी भी दोनों में ही है, मत चेक करो, डी चेक करो। माइनर टर्म जो है वो कंक्लूजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव है, भाई बिल्कुल सही बात लिखी है, क्योंकि नो की वजह से माइनर और मेजर दोनों ही टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ये डी ऑप्शन बी बिल्कुल सही लिखा है। तो यहां से हमारा आंसर निकल गया, यहां से हमारा आंसर निकल गया बी, सी एंड डी। लो स्क्रीनशॉट और देख लो, ये सिखाया हुआ है आपको, मैं ही हूँ ये, देखो मैं पीछे से बता भी सकती हूँ, प्रूव भी कर सकती हूँ, मैं ही हूँ ये, नहीं हूँ, पुराने चश्मे के साथ हूँ पर मैं ही हूँ, ठीक है। ये सिखाया था आप लोगों को, मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में सब कुछ डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, और नहीं किया हुआ है तो सुबह 8 AM वाली सीरीज JRF एक्सप्रेस जाके देख लेना, उसमें भी पढ़ाया है, और परसों भी आ रहा है इसी का, फॉर्मल फैलेसी का ही। तो मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म निकालना सीखो, मूड निकालना सीखो, और उसके बाद में जो है वो आपको क्या करना है, देखना है क्या मूड है, फिगर भी निकाल सकते हैं वैसे, और फॉर्मल फैलेसी में डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। ऑल, ईच, नो, नेवर, नन, नॉट, इस तरीके के वर्ड्स अगर प्रीफिक्स में आते हैं तो वो टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। और नो पे खासकर ध्यान देना, नो और नन पे, कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरीके से आप लोगों के, अगर मैं बात करूँ तो देखो हमारे लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था टीचिंग एप्टीट्यूड का। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली क्लेम्ड इन द लाइट ऑफ असेसमेंट रूबिक्स।
असेसमेंट रूबिक्स के ऊपर। देखो वैसे अगर मैं बात करूँ तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें असेसमेंट वाला टॉपिक वैसे भी आपके काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो नॉर्म बेस्ड हो, क्राइटेरियन बेस्ड हो। इसके अलावा भी टाइप्स ऑफ असेसमेंट पे आपके हर बार सवाल बनते हैं। यहाँ पर असेसमेंट रूबिक्स के ऊपर आप लोगों का सवाल बनाया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिख रहा है? अ टूल यूज्ड टू इंटरप्रेट एंड ग्रेड स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरियन. It means to increase subjective evaluation by the evaluator. It ensures transparency and fairness in making or in marking process. It provides an opportunity to set arbitrary standards and guidelines for आपका moderation. It is an innovative evaluation system. कौन कौन सी बातें जो है वो यहाँ पर सही लिखी है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। थोड़ी आवाज़ बढ़ा दें, थोड़ी, ऐसा कैसे कितनी बढ़ाएं, मैं चिल्ला के बोल रही हूँ। वैसे भी घर वालों से निकलो, तुम्हारा प्लान है ना कि मेरे को घर से निकाल दिया जाए। तुम सब लोग, मेरे को सब पता है, प्लानिंग करके आते हो। देखिए भाई बात ऐसी है, अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो ये जो आपका असेसमेंट रूबिक है ये बिल्कुल एक नया मॉडर्न टूल है। अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न टीचिंग का एक टूल है, ट्रेडिशनल टीचिंग का टूल नहीं है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के काम नहीं आता है। जो चॉइस पहले तो आप एलिमिनेट करना सीखिए कि ये आप लोगों के किस में नहीं आता है, सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के काम में नहीं आता है। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी स्टूडेंट को ग्रेड देता है ऑन द बेस्ड ऑफ सम क्राइटेरिया। ठीक है, रूबिक्स का काम भी यही होता है, अलग अलग क्राइटेरिया के बिहाफ पर काम करना। तो मल्टीपर्पज स्कोरिंग असेसमेंट टूल है ये, जो कि आपके काम आता है। इससे होता ये है कि आप हर तरीके के साउंड असेसमेंट हो गया, या मतलब साउंड असेसमेंट मतलब अच्छा असेसमेंट आप कर सकते हो, है ना। कंसोलिडेटेड फॉर्म के अंदर आपको कंप्लीट स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, उसका बैकग्राउंड, उसकी एबिलिटीज़ आप पता लगा सकते हो। और ये ग्रेड सिस्टम है। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ये आप लोगों के गाइड करने के काम आता है, ग्रेड देके। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, हमारे रिपोर्ट कार्ड पे ग्रेड्स आती थी, बिल्कुल वैसे ही। वैसे भी अब आप जानते ही हो कि ग्रेडिंग सिस्टम ही हो गया है, बोर्ड में भी, इनफैक्ट अब कई स्कूलों में तो ग्रेडिंग सिस्टम ही हो गया है। तो इस वजह से आप लोगों का ए, फिर आप लोगों का सी और आप लोगों का ई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन है क्या? देखो मैं इसीलिए आराम से धीरे धीरे स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी जुड़े नहीं हैं। तो वीडियो को एक बार आप सभी लोग भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, थम्स अप यहाँ पर लाइव चैट में मुझे देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देंगे। मैम अगर इस बार एग्ज़ाम एक शिफ्ट में आएगा मतलब हाईली डिफ़िकल्ट आएगा क्या? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कि बिल्कुल नहीं होता है कि एक शिफ्ट में होगा। तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो है वो एक शिफ्ट क्या, पूरे ऑल ओवर कंट्री एक ही पेपर हुआ था, और आप उस पेपर का लेवल देख सकते हो। तो ये अपने आप के लिए ज़बरदस्ती फालतू के प्रेडिक्शन लगा के अपने आप को पैनिक मत दो। एग्ज़ाम का डिफ़िकल्ट और इजी स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई करी है तो आपके लिए अच्छे से अच्छा सवाल इजी होगा, और अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो मैं बेस 2 का बेस 10 में कन्वर्जन भी करवाऊंगी तो भी गलत कर आओगे। तो बात ऐसी है, डिफ़िकल्ट और इजी अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो आप वो सब चीज़ें मत सोचो। मैं फिर बोल रही हूँ, दोबारा बोलती हूँ, प्रोसेस पे ध्यान दो, एंड रिजल्ट क्या होगा देखा जाएगा। ठीक है जी, चले अगले सवाल पर आइए जी। आपसे ये कह रहा है कि ट्रांजिस्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीटी का क्रैश कोर्स अगर मेरे साथ में पढ़ रहे हो सुबह 8 बजे, तो कल सुबह ही आप लोगों को पूरा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था। और जो यूट्यूब वाले बच्चे वो कम्युनिटी पे जाके देख सकते हैं, मैंने पूरा मेमोरी हायरार्की दोबारा से रिवाइज करवाया था। तो प्रोसेसिंग यूनिट बतानी है, तो आपको पता है वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में आया था मैम, ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन है, इंटीग्रेटेड सर्किट आप लोगों की थर्ड जनरेशन है, और माइक्रो प्रोसेसर आपकी फोर्थ जनरेशन है। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर को अगर मैं इंटीग्रेटेड सर्किट की टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं और किस नाम से इसे जानती हूँ? ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए जल्दी से। क्लास का टाइम क्या है? क्लास का टाइम तो 9 PM है। जल्दी से मुझे लिखकर बताएंगे कि माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन 4 को अगर मैं इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम किस और दूसरे नाम से इसे जानते हैं?
और जनरेशन 5 का भी नाम बता दीजिएगा लगे हाथ। वेरी गुड, वैभव यादव जी ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। और अगर 5th जनरेशन की बात करो तो ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये इनका नाम है। बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। ये देखो, ये आप लोगों को सारा मैंने बताया ही था, ठीक है, वही क्लास का स्क्रीनशॉट लिया है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर खास तौर पर देखिएगा, ना सिर्फ जनरेशन में कौन सा माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट या वैक्यूम ट्यूब, कुल मिला के प्रोसेसर बनाने के लिए क्या यूज किया है, सिर्फ ये नहीं पूछा जाता है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी के लिए कौन से डिवाइसेस यूज किए जाते थे, आपके ये भी पूछा जाता है कौन सी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में यूज की जाती थी। तो इन पर भी आपको खास ध्यान देना है। जैसे जनरेशन 1 में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था, जैसे आईनैक, यूनिवैक, ईडीवैक, ईडीसैक, ये सारे एग्जाम्पल है जनरेशन 1 कंप्यूटर्स के। मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, मैग्नेटिक टेप्स, पंच कार्ड्स यहाँ पर यूज होते थे। फिर जनरेशन 2 में मैग्नेटिक कोर बनने लगा, फोर्टन, कोबोल जैसी लैंग्वेज आ गई आपके लिए, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आने लग गए, है ना, हनीवेल हो गया, IBM हो गया, ये सारे आपके यूज होने लगे। 3rd जनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों के पास में हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, जैसे कि आपकी एल्गोल, बेसिक, ठीक है, C++, फिर आप लोगों की 4th जनरेशन में आई जावा आपकी आई, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के सारे कंप्यूटर्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। पहली बार सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कौन सी जनरेशन में आई थी, जल्दी से बताओ मुझे, पहली बार सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कौन सी जनरेशन में आई थी? अरे यार कैसे बढ़ा दो आवाज, इससे तेज हो ही नहीं रही। आंसर होगा इसका जनरेशन 4 कंप्यूटर। जब एज ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग आई थी, पहली बार सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी आपकी इसी समय पर यूज हुई थी। 3rd नहीं, 4th जनरेशन आंसर होगा। वेरी गुड, पुष्पा जी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। बाकी सारे के सारे वो हम तो डूबा सनम तुम्हें भी संग ले डूबे वाला काम किए हो आप, एक का कॉपी पेस्ट चला दिए हो आप, ठीक है ना। अदिति मैम के स्टूडेंट कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अपन को लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप नहीं कॉपी पेस्ट कर सकते हो। चलो भाई, a researcher decides to tell the participants something false about a research session in order to mislead them. This researcher is using what type of technique? mislead करना, गलत बात पे काम करवाना, mislead करना, इसे क्या बोला जाता है? What do you mean by that? क्या बोला जाएगा? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, रोल प्लेइंग है, एक्टिव डिसेप्शन है, या डी हॉक्सिंग है? अगर हिंदी में पढ़ो तो वैसे मुझे लगता है काफी आसान हो जाएगा ये सवाल। AI के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोलॉग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है कमेंट सेक्शन में भाई, किसे कहा जाएगा? अगर मैं इस तरीके से काम कर रही हूं तो इसे एक्टिव डिसेप्शन नाम दिया जाएगा। शाबाश। ऑप्शन में अगर कमेंट सेक्शन मतलब हिंदी वाले सेक्शन में देखोगे तो भी पता लग जाएगा। तो आप लोगों का जो डिसेप्शन होता है उसका मतलब होता है आधी पर्दी बात बताना, कुछ चीजें बताना, कुछ चीजें नहीं बताना, इसका मतलब होता है आपका डिसेप्शन। तो रिसर्चर चला के ये काम कर रहा है कि चला के वो क्या कर रहा है, डिसेप्शन कर रहा है। ये जो है सारी चीजें रिसर्च एथिक्स में आप पढ़ते हो, ये जो टर्म है ये रिसर्च एथिक्स में अपन पढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपसे बोला जा रहा है कि जो आप लोगों के शब्द परमान है उसको लेकर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखा है। शब्द परमान, 6 परमान होते हैं आपके, 5 होते हैं, कितने होते हैं?
हाँ, वन नेशन वन सब्सक्राइबर। अरे अच्छा, मैंने ऑफलाइन में डिस्कस कर लिया था, ऑनलाइन भी डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी, है ना। थोड़ा समय मिल रहा है, आज की दिन की 7वीं क्लास है मेरी, तो थोड़ा समय कम है, बट जैसे ही समय मिलेगा मैं ज़रूर आपसे डिस्कस कर लूँगी। छह परमान होते हैं, तो शब्द परमान के ऊपर है, शब्द परमान जो शब्द के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो आप लोगों को बताना था कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। वैसे ज्यादातर बच्चे जानते, बड़ा इजी है, जिसके अंदर हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो आप लोगों का वर्ड है, शब्द है, उसका अनुवाद हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो वेदांतिस जो है उनके लिए हम लोग बोलते हैं कि जो शब्द वर्ड का एज इट इज मीनिंग होती है उससे ये रिलेट करता है, जो भी शब्द लिखा होगा उसी से, ठीक है ना, उसी के कैरेक्टर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, आपके पास में इंटरनेशनल ट्रीटीज है, उन ट्रीटीज के क्या ऑब्जेक्टिव थे, उनसे आपको इन्हें मैच करना था। तो आप लोगों के पास में यहाँ पर जो है वो शेंडाई फ्रेमवर्क है, मॉन्ट्रेरी कॉन्सेंसस है, बीजिंग डिक्लेरेशन है और ब्रुटलैंड रिपोर्ट है। कौन सा किससे रिलेटेड है? पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कल भी मैंने बोला था कन्वेंशंस के ऊपर आपके सवाल बनते हैं, तो वहीं से ये आप लोगों का सवाल आया है, ठीक है जी। हाँ जी, हम वेदास के ऊपर बिलीव करते हैं, जो शब्द पे लिखा है उसके मीनिंग के ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो सिर्फ और सिर्फ अगर ब्रुटलैंड रिपोर्ट के बारे में भी आपको पता था ना, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। अगर आपको केवल और केवल या तो ए या मैं कह रही हूँ डी, अगर आपको इनका भी पता है, जैसे आपको अगर ब्रुटलैंड रिपोर्ट, क्योंकि सबसे फेमस मुझे लगता है इन सब में वही है, अगर आपको ये भी पता था तो भी हो जाता। जैसे कि यहाँ पर आप जानते हो हमारे कॉमन फ्यूचर के ऊपर ये बात करता है, तो डी का 2 से आप इस पूरे क्वेश्चन को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते थे। सो करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आपका शेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो डिपेंड करता है रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर इनका ऑब्जेक्टिव था। फिर आप लोगों का मॉन्टेरी जो था वो आपका डिपेंड करता था फाइनेंशियल या फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट के ऊपर। फिर आप लोगों का बीजिंग डिक्लेरेशन जो है वो आपकी मेन एंड विमेन की इक्वलिटी के ऊपर बात करता था। और आर कॉमन फ्यूचर ब्रुटलैंड रिपोर्ट सबसे फेमस वही है, मुझे इसी से याद था तो इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल आया था। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एनसीआरएफ के अकॉर्डिंग कितने क्रेडिट डॉक्टरेट डिग्री को यानी पीएचडी को कितना क्रेडिट दिया जाता है? अगर आप लोग मुझसे रिसर्च पढ़े हो पेड क्लास में भी, तो मेरी लास्ट पेड क्लास का लास्ट स्लाइड के सबसे नीचे यही टॉपिक लिखा था मैंने, इफ यू रिमेंबर। हाँ जी, 1987, वेरी गुड। कितना क्रेडिट दिया जाता है? 8 दिया जाता है या 7 दिया जाता है? देखो बात ऐसी है, 8 दिया जाता है, 7 नहीं दिया जाता है। कुछ यहाँ पर 7 भी आंसर दे रहे हैं, 7 इज नॉट द करेक्ट आंसर। 8 क्रेडिट आप लोगों को दिए जाते हैं। तो देखो एक पूरी की पूरी रिपोर्ट है जो यहाँ पर मैंने लगा दी है, प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपके हो सकता है कि और भी चीज़ें यहाँ पर काम में आ जाए। कितने क्रेडिट पॉइंट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है जी। तो आपका 5 ईयर फाउंडेशन हो गया, 3 ईयर हो गया, 3 ईयर मिडिल हो गया, 2nd ईयर हो गया, 2nd ईयर प्लस सीनियर सेकेंडरी हो गया, फिर 4 ईयर्स का यूजी हो गया जैसे बीटेक बीई वगैरह। देन आप लोगों का जो है वो पीजी हो गया जैसे एमई एमटेक हो गया, फिर डॉक्टरेट डिग्री हो गया। तो डॉक्टरेट डिग्री को सबसे ज़्यादा मिलते हैं, फिर पीजी वाले को 7 मिलते हैं। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो आपके पास में 4 ईयर यूजी वाले को 6 मिलते हैं, 3 ईयर यूजी वाले को 5.5 भी मिलते हैं, 5 भी मिलते हैं और 4.5 भी मिलते हैं। अगर क्लास 12th वाला है तो 4 मिलते हैं, 3.5 भी मिलते हैं। अगर क्लास 11th की हम लोग बात करें, सिर्फ क्लास 11th तक पढ़े हो तो। फिर आप लोगों की 10th को 3 मिलते हैं, 9th को आपका 2.5 और उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऊपर के 3, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इसी में से आप लोगों के बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत रिपीटेड टॉपिक है ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग में।
प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर सवाल है। एक पर्सन है जो किसी एक आइटम को 7% लॉस के ऊपर बेच देता है, और अगर वो 7.5 गेन पर बेचता तो उसको 87 रुपीज़ ज़्यादा मिलते। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी कॉस्ट प्राइस बताओ। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत डर लगता होगा मैथ्स में से, कुछ लोग होते होंगे जिनको मैथ्स से डर लगता है। अब मैं ये क्वेश्चन आपको सबसे सिंपल तरीके से करके दिखाऊंगी कि एटलीस्ट अगर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या हो। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे पास में कोई आइटम 100 रुपये में मैंने खरीदा था, तो मैंने इसको 7% लॉस में बेच दिया। मतलब मैंने इसे कितने में बेच दिया होगा मैम? आपने इसको 93 रुपये 93 रुपीज़ में बेचा होगा। ये कह रहा है कि अगर तू इसको 7.5 गेन पर बेचता, 7.5 गेन मतलब मैम 107.5 रुपीज़ में बेचते, तो जो डिफरेंस है वो कितने का आता? 87 रुपीज़ का आता। अब मैं ये कह रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग है। तो अब क्या करें? कुछ ही मत करिए, फॉर्मूला एक सिखाया था मैंने आपको, ओरिजिनल वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन, या एक्चुअल वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन अकॉर्डिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आस्किंग वैल्यू। बस ये कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग देखो 87 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, और अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो माइनस कर लो 107.5 में से 93 को माइनस करो, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 600। कितने बच्चे हैं जो मुझसे मैथ्स पढ़े तो ये जानते होंगे, या आयुषी से पढ़े हैं तो भी जानते होंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली मेरे से ही पढ़ रहे हो आप, क्योंकि आयुषी भी मेरे से पढ़ी थी। ठीक है जी, ईएलडी तो भी है तो क्या मतलब, समझी नहीं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि 1 7 17 31 49 है, तो आपको बताना है कि अगला नंबर जो है वो इस सीरीज में क्या होगा। इस टाइप के सवाल आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर दैट अकर्स इन दिस सीरीज। क्या होगा अगला नंबर? अगले 3 नंबर बता सकते हो आप। पासिंग ईयर के अंदर 2016 नहीं दिखा रहा है। अच्छा जी, चलिए मैं आपको पता करके बताती हूँ, ऐसा मैं भी दोबारा चेक करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, मैं कल की क्लास में बता दूँगी। 1 7 17 31 49 देखो, अगर हम बात करें तो क्या क्या नंबर पॉसिबली यहाँ पर आ सकता है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो डिफरेंस सीरीज़ हम लोगों के दिमाग में आती है। तो देखो 6 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, इस तरीके से कर सकते हो। क्या कोई डिफरेंस वाला बन रहा है कि भाई आप बताओ? मैंने सॉल्व नहीं किया, आपने सॉल्व किया होगा। नहीं अन्वेषा, मीडियम ऑफ हिंदी चेंज नहीं कर सकते हो, मैंने इस पर वीडियो बनाया है ऑलरेडी। क्या लगता है डिफरेंस वाला काम चल जाएगा क्या यहाँ पर? 7 17 31 49। देखो इसके नेक्स्ट 3 नंबर आपको बताने हैं। 7 7 से 49। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका 2 छोड़ के तीसरा नंबर होगा, जो आखिरी वाला नंबर होगा, वो भी 7 का डिविजिबल है, ऐसा आप बोल सकते हो क्या? चार चार चार, देखो 2 बार आप अगर इनमें क्या कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, डिफरेंस निकालो, तो आपका आंसर बन जाएगा, अगर आप 2 2 का कर लो तो। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर देखो 14 का डिफरेंस आ ही रहा है। ये अगर मैं बात करूँ तो आपके पास में जो है वो, हाँ 18 का डिफरेंस आ रहा है। अगर देखो यहाँ तो 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो अगले वाले में भी 4, तो यानी कि 22 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 49 प्लस 22 आप देखो, इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या?
तो डबल डिफरेंस आप करोगे तो आपके पास में कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है जी, तो 71, 97, 127 एंड देन 161, डबल डिफरेंस से आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो आप लोगों को बोला हुआ है कि आपके पास कोई एक नंबर है L जो M बेस के अंदर लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम ICT का सवाल है। आपसे ये कह रहा है कि आपको बताना है कि अगर इन दोनों नंबर को हम जोड़ दें तो L की वैल्यू कितनी होगी। दो नंबर्स को जोड़ना है और इन दोनों नंबर्स के अंदर जो बेस है वो 16 दिया हुआ है, 16 बेस है। इसे करने के दो तरीके हैं कि पहले तो 16 बेस को दो बेस में बदलो या डेसिमल बेस में बदलो और फिर ऐड कर लो, या डायरेक्टली हेक्साडेसिमल एडिशन कर लो। तो मैं आपको डायरेक्ट हेक्साडेसिमल एडिशन करना सिखाऊंगी। चलिए आइए देखते हैं हेक्साडेसिमल एडिशन कैसे होगा यहाँ पर। चलिए 107 है और 257 है। चलिए पहली बात तो 7 और 7 को आप जब जोड़ते हैं तो आपके पास में कितना आता है, 14 आता है। और 14 जो है वो 16 से छोटा है, तो हम 16 बेस के अंदर लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 14 लिख दूंगी। हम 1 ऊपर कैरी में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हम डेसिमल एडिशन नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए 0 और 5 को ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, 2 और 3 को ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। सही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आ गया 3, ये आ गया आपके पास में 5 और 14 जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया और F हो गया। तो जो आपका E होता है वो आपका 14 होता है। तो अगर मुझे हेक्साडेसिमल में आंसर निकालना होता तो 35E बेस 16 में इसका करेक्ट आंसर होता। सही है क्या? अगर यहाँ पर मुझे बेस 16 में आंसर पूछा होता तो 35E इसका करेक्ट आंसर होता, पर आंसर मुझे बेस 10 में देना है, डेसिमल बेस के अंदर आपको आंसर देना है। तो मुझे बेस 16 को बेस 10 में बदलना आना चाहिए। अगर मुझे किसी भी एक नंबर को बेस 16 से बेस 10 में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े बेस से जब छोटे बेस के अंदर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हाँ शाबाश, इतना हम जानते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मुझे बड़े बेस से छोटे बेस में जाना है तो हम क्या करते हैं मैम, हम उसे एलसीएम में तोड़ देते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? बाइनरी में कन्वर्ट करके करें, बाइनरी में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। आपके पास में कितना आया, 3 आया, 5 आया और ई आया, ई को आप 14 लिख सकते हो। तो ये सब तीनों जो डिजिट्स हैं इनको अलग से रिप्रेजेंट कर लो आप 8421 में। इसे भी आप 8421 में कन्वर्ट कर लो और इसे भी आप 8421 में कन्वर्ट कर लो, तो बाइनरी में भी हो जाएगा। जैसे अब 14 लिखना है तो 8 और 4 12 और 2 14, ये नहीं चाहिए। 5 बनाना है तो 8 नहीं चाहिए, 4 और 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। 3 बनाना है तो आप लोगों को 2 और 1 लेना है, ये सबको साथ में लिख दोगे तो ये बाइनरी में भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमें बाइनरी नहीं, हमें डेसिमल में पूछा है, तो डेसिमल में पूछा है तो आप लोगों को इसका डेसिमल बनाना पड़ेगा। तो जरा डेसिमल बना दे। 3, 5 और 14 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसका एलसीएम ले लें 10 से? सही कर रही हूँ क्या? ऐसे बनाते हैं कि डेसिमल के अंदर? बोलिए जल्दी बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो। ऐसे बना दूं क्या डेसिमल? 8421 इसलिए क्योंकि आपके कोई भी हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट लगते हैं, तो एक हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बाइनरी बिट से मिलके बनता है। अब इसे कैसे डिवाइड करूं, ये तो मेरे को आता ही नहीं है डिवाइड करना, आप करके बताइए। ये सही कर रही हूं क्या मैं? अरे बहुत बढ़िया, भोंदू प्रसाद यादव बन रहे हो सारे के सारे। यही बताया था क्या? नहीं बताया था मैंने, ये नहीं कर सकते ऐसे, ऐसे कोई एलसीएम थोड़ी लेते हैं हम।
हमने याद करिए बताया था बेस 16 हो गया, बेस 8 हो गया, जब हम इनसे डेसिमल बना रहे होते हैं तो मैम हमको बाइनरी का सहारा लेना पड़ता है, हम बीच में बाइनरी लेके आते हैं, तो आपको बीच में बाइनरी लाना चाहिए, ठीक है। तो जो इस बाइनरी मैंने बनाया वो इसीलिए बनाया कि अब बाइनरी बना दिया, आप इसका डेसिमल बना दीजिए, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकते हम, कैसे एलसीएम लोगे, बनेगा ही नहीं, आपका आंसर नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 14 टर्म आ गया है, ये नहीं लिखना आता हमको, कैसे कंसिडर करोगे 14 को, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप बना लीजिए, डायरेक्ट हेक्साडेसिमल एडिशन कर लो, बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर डेसिमल बना लो, ये क्वेश्चन इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड था। अगला सवाल देखिए जी, 5 W's ऑफ कम्युनिकेशन आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाने हैं, वाई है, व्हेन है, व्हाट है, हु है और वेयर है। हाँ 2 से होगा ये, वेरी गुड सचिन। तो वाई, व्हेन, व्हाट, हु, वेयर, इनमें 5 W's है, तो कम्युनिकेशन में बताना है आपको। आई थिंक अगर आप लोगों को ये पता है कि शुरुआत कहाँ से होती है तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। अगर शुरुआत पता है तो भी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है जी। तो हु हो गया, फिर व्हाट आता है, फिर व्हेन आता है, फिर वेयर आता है और फिर वाई आता है। ये जो क्वेश्चन था ये आपका बोनस हुआ था, मतलब ड्रॉप क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसमें करेक्ट आंसर आप लोगों को गिवन नहीं था, तो DCBEA आएगा आप लोगों का, जो कहीं भी गिवन नहीं है, तो इसीलिए ये सारे ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है हु, किससे आप बात कर रहे हो, फिर आता है व्हाट, फिर आता है व्हेन, फिर आता है वेयर और फिर आता है वाई। तो वाई सबसे एंड में आता है आप लोगों का और हु सबसे पहले आता है, ठीक है। ये ड्रॉप हुआ था पिछली बारी, बट इस बारी जो है याद रखें, इस तरीके के क्वेश्चन दोबारा बन सकते हैं। मैक्रो है, माइक्रो है, स्टेशन टीचिंग है और कोऑपरेटिव टीचिंग है। कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव अलग होते हैं, पहली बात तो ये, तो यहाँ पर आपको मैच द कॉलम करना है। नेट के फॉर्म में देखो, कल भी मुझसे किसी ने ये टेलीग्राम पे पूछा था कि नेट के फॉर्म में सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो आपका ईमेल और आपका फ़ोन नंबर दोनों जब तक वेरीफाई नहीं होंगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो पहले आप अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करवाओ, उसके बाद ही फॉर्म आपका सबमिट होगा। ये मुझसे कल भी पूछा था किसी ने। अभी मैं क्या बता सकती हूँ इसके अंदर ये तो आपको सर ही बताएंगे। मैं आपको पढ़ाने में 10% ज़्यादा पढ़ा सकती हूँ, इस मामले में मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। मैक्रो, माइक्रो, स्टेशन, कोऑपरेटिव। देखो माइक्रो छोटे लेवल पे होता है, माइन्यूट लेवल बोलते हैं, और मैक्रो बड़े लेवल होता है। कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव जिसमें अपन सब लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, और कोऑपरेटिव ऐसा होता है जिसके अंदर हमको मिलकर काम करवाया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आपको मैच द कॉलम करना था, एक बार हिंदी में भी देख लीजिए भाई। विंडो करेक्शन ओपन होगी आपकी 12-13 को हो रही है शायद ओपन। हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर सी, बहुत ही बढ़िया बात है, क्या बात है, काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया है। बिल्कुल, जो आप लोगों का मैक्रो टीचिंग होता है वो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम एंटायर क्लास को एट वन देख रहे हैं, मतलब बड़े लेवल पर जब देखते हैं, बिगर पिक्चर जब देखी जाती है। माइक्रो आता है जब हम लोग जो है वो पर्टिकुलर चीज़ों पर काम कर रहे हैं, ठीक है। जब टीचर टीचिंग करने आता है तो उससे पहले वो जो बना के लेता है ना, बना अपने लिए जो तैयारी करता है, वो प्रिपरेशन वाला जो तरीका होता है वो प्री टीचिंग है ना, वो माइक्रो टीचिंग है आपकी। देन आती है आप लोगों की स्टेशन टीचिंग, जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे कंटेंट को क्या कर लेते हैं, अलग अलग पार्ट्स पे डिवाइड कर लेते हैं, राइट। अच्छा, इसमें और कोऑपरेटिव टीचिंग में डिफरेंस होता है। देखो कोऑपरेटिव टीचिंग मतलब होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टीचर जो है वो एक क्लास पे साथ में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल JRF अड्डा पे सारे टीचर्स मिलके आपको पेपर 1 पढ़ा रहे हैं, तो ये कोऑपरेटिव टीचिंग है, ठीक है। अगर सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, या लार्जर नंबर ऑफ
या लार्जर क्वांटिटी ऑफ डेटा अगर आपको डिसेमिनेट करना हो, तो इस केसेस में कोऑपरेटिव टीचिंग लगाई जाती है। स्टेशन टीचिंग डिफरेंस है, वो एक्सपर्टी टू एक्सपर्टी डिफर करती है, दोनों में डिफरेंस होता है, सेम नहीं है ये दोनों। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल जो है अगेन रीजनिंग का सवाल, आज ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन आप लोगों के लाई हूँ। तो आप लोगों का एक वर्ड है और यहाँ पर उनका कोड है, आपको मैच करना है किससे कौन सा होगा। पिछली बार 2024 में आपका मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन काफ़ी हाई रहा था, काफ़ी ज़्यादा। भाई सारे यहाँ ध्यान दे लो, आपस में पंचायत बाद में कर लेना आप सब लोग, पहले यहाँ ध्यान दे लो आप। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ क्या पढ़ाया मैंने, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही पढ़ाया। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस समझ में आ गया ना सबको? एक बार थम्स अप करो, जल्दी से रिवाइज करवाना जरा, फॉर्मूला क्या था एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? अभी पढ़ाया है रिसर्च में, न्यूमेरिकल बेसिस के छोटे छोटे सवाल पूछे जाने लग गए हैं। पीएचडी एंट्रेंस भी अब इसी एग्जाम से होगा, तो रिसर्च ज़्यादा ज़रूरी है, तो थोड़ा याद दिलाओ और एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ मुझे कि हाँ समझ में आ गया। कंपटीशन देख के डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, जितना अच्छा कंपटीशन होगा उतना बढ़िया है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। भाई सारे बच्चे जो इस वक्त क्लास देख रहे हैं एक बार जल्दी से थम्स अप करो, ताकि मुझे पता लगे कि कंसंट्रेशन इधर ही है, और इसके बाद में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे के सारे एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे लाइव चैट में। क्वैक है, ऑफ्टन है, पीच है और ड्राइव है, किसका क्या यूनिक कोड है ये आप लोगों को बताना है। चलिए अब देखो, सिंगल होता है ना, तो सिंगल में फिर भी आसानी होती है कि आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो। अब इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े ज़्यादा टाइम टेकिंग आपके लिए होते हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर, कोई मुझे आइडिया दे सकता है क्या? जैसे हम फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्वैक का ही लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वैक को ही देखते हैं। देखो मैं बिल्कुल स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सोच रही हूँ और समझ के देख रही हूँ कि अगर पहली बार मैं ये क्वेश्चन देखूंगी तो कैसा लगेगा मुझे, इसीलिए मैं पहली बार ही देख रही हूँ ये सवाल। आप मुझे एक बात बताओ, जब 4 पॉसिबिलिटी दिख रही हो ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, तो इसे करने की सबसे सिंपल अप्रोच क्या लगता है, क्या कर सकते हो आप? एक से ही होगा ये, ऑब्वियसली ए ऑप्शन से खत्म हो जाएगा ये सवाल, पर आप लोग देखो ए के लिए भी 4 पॉसिबिलिटी है, तो इस केस में आपने क्या सोचा, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज आई? स्किप नहीं, नहीं स्किप नहीं करके आएंगे भाई, करके तो आना ही है पेपर के अंदर। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, स्किप करने वाले नहीं होते, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के वाकई में बोनस भी होते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि से फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर Q का K से कितना डिफरेंस आ रहा है, पहला पहला करके देख रही हूँ, तो मैम K को और Q का काफ़ी डिफरेंस है, JK LMN OPQ, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा करिए V से करिएगा, PQRSTUV, ये भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। I से तो और भी ज़्यादा जा रहा है, और मैम J जो है उससे और भी ज़्यादा जा रहा है। सबसे कम डिफरेंस किससे जा रहा है, एक बार ये निकालो। कॉमन लेटर कोड, अच्छा देख लेते हैं। मेरे को अगर ये पता है, जैसे
देखो अगर आप इस तरीके से लिख लोगे ना तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी ये देखने में कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आपको ज़्यादा आसानी होगी ये देखने में। यहाँ पर अगर देखो तो Q के सामने वाला एलिमेंट आपको दिख रहा है, अगर मैं बोलूँ तो U के बाद वाला एलिमेंट भी आप लोगों को दिख रहा है क्या? अगर इसी के अंदर मैं आप लोगों से बोलूँ A वाला एलिमेंट, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ अगेन K वाला एलिमेंट, अगर देखने पे जाओ तो ज़्यादा आप लोगों को इजी लगेगा। कुल मिला के मैं बोलना चाह रही हूँ कि सबसे पहले जो है वो आप लोग ये चीज़ ऐसा लिखिए और लिखने के बाद में आप जो है वो अल्फाबेट का डिफरेंस निकालिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप Q के लिए जस्ट ऑपोजिट देखते हो, यानी कि ऐसा J आप लोग देख लेते हो, तो आप लोग E से मैच करना ज़रा, तो E से जो है वो आप लोगों का V बन रहा है, तो यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो D है वो नहीं बन पाएगा, राइट? सेम वही चीज है, अगर आप लोग नोटिस करो तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी के अंदर लास्ट के अंदर आप लोगों को मिल रहा है ई, दोनों में ही लास्ट के अंदर आप लोगों को मिल रहा है ई। तो आपको ऐसा ऑप्शन यहाँ पर ढूंढना है जिसके अंदर लास्ट के अंदर कुछ ना कुछ आप लोगों को कॉमन दिख रहा हो। तो पहली बात 2 और 3 जो है वो आप लोगों के किसके आंसर नहीं हो सकते, बी के और सी के आंसर नहीं हो सकते। दो चॉइसेस एलिमिनेट करके फिर आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ईजी। टाइम टेकिंग है, टाइम वेस्टिंग नहीं बोलेंगे इसको। हाँ जी, मैं भी यही बोल रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पर नोटिस करूँ तो मुझे ई का जो है वो यू दिख रहा है, यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि इस पैटर्न में क्रॉस पैटर्न चल रहा है। तो अगर मैं क्यू की बात करूँ तो उसके लिए भी आप क्रॉस लेके जा सकते हो, जैसे कि के, और यही आप लोगों का जो है वो करेक्ट आंसर आपको चूज करने में हेल्प कर देगा। ठीक है जी, रफ शीट मिलती है तो जल्दी से क्वेश्चन खोज के सॉल्व कर लेती हूँ इसे। हाँ, तो अभी भी रफ शीट लेके बैठो ना, किसने मना किया है आपको? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक कॉमन लेटर ढूंढा ई, और उसके हिसाब से मैंने नोटिस किया कि ये जो दोनों हैं ये हम लोग मैच कर सकते हैं फॉर ई, क्योंकि दोनों के लास्ट में ही आ रहा है ना, तो दोनों यहाँ पर। तो यहाँ पे 1 और 4 जो है वो आप लोगों के ए और डी में कहीं भी नहीं हो सकता है, तो ये मैंने हटा दिया है। फिर ऑप्शन नंबर ये भी हटा दूंगी क्योंकि डी पे 1 भी नहीं आ सकता है। तो अगर आप ई के बिहाफ में भी करो तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत आपको इसमें नहीं थी। मैंने इसलिए इतना समय लिया सो दैट आपको पता चले कि ये क्वेश्चन देखने में और वाकई में इस पर सोचने बैठ गए और एक एक का कोड बनाने लग गए तो लग जाने पूरा दिन, 1 घंटा लग जाएगा इस सवाल को सॉल्व करने में। मैं नहीं कर रही, मैंने बोला कि मैंने ई को कॉमन ढूंढा, कुछ ट्रिक निकाली और मेरे को पता चला कि यार दोनों में एंडिंग विद यू है, तो 2 और 3 जो है वो मेरा आंसर हो सकता है यहाँ पर। तो डी का यहाँ पर 1 हो रहा था विच इज़ नॉट पॉसिबल, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। डी का यहाँ पर 1 और 4 वहाँ पर नहीं हो सकता था। ठीक है जी, अगला देखिए, आई इरिटेशन इज कॉमन फिनोमेना ड्यूरिंग स्मॉग। अब ये जो आप लोगों का स्मॉग होता है ये 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एक आप लोगों का होता है स्मोक और एक होता है आप लोगों का फॉग, और इन पर काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक तो स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है, आपको बताना है कि ये किसकी वजह से होता है। आई इरिटेशन जो कि स्मॉग की वजह से होता है वो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मल एल्डिहाइड होता है, फॉर्म एल्डिहाइड, प्रीऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, ओजोन की वजह से या एक्रोलिन की वजह से। किस वजह से आपको आई के अंदर इरिटेशन फील होता है? ठीक है, स्मॉग के अंदर ओजोन का कोई लेना देना नहीं है, सी को एलिमिनेट करना है और खत्म कर देना है। ये क्वेश्चन जेआरएफ नहीं होने देगा, क्यों? इस क्वेश्चन में क्या है, पिछला क्वेश्चन तो फिर भी बोल सकते हो, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी करवा देंगे भाई, करवा देंगे, ऑफलाइन बैच में करवा देंगे, आ जाना आप कल ऑफलाइन, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो ओजोन का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, इसी वजह से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिएगा, 500 मीटर का रन है, ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया और सी को 80 मीटर से हरा दिया। अगर बी और सी दोबारा से भाग रहे हैं 100 मीटर में एग्जैक्टली सेम स्पीड में पहले की जैसे, तो कितने रन से बी बीट कर देगा सी को? इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बना लेते हैं डायग्राम और फिर कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आप लोगों से मैं ये कह रही हूँ कि आपकी कितने मीटर की रन चल रही है? 500 मीटर की रन चल रही है। अब आप लोगों के लिए कह रहा है कि जो ए है, बी है और सी है, तीनों ये भाग रहे हैं। आपसे कह रहा है कि ए ने बी को हटा दिया या हरा दिया 20 मीटर से, मतलब जो आप लोगों का ए है नहीं ओजोन नहीं आएगा यहाँ पे। क्या बोल रहे हो? फ्री नंबर दिए हैं यूजीसी वालों ने इस क्वेश्चन में। किस में? ओजोन वाले में। बड़ी खुशी हो रही है यार प्रियंका जी को, प्रियंका जी को बहुत खुशी हो रही है कि फ्री के नंबर मिल गए हैं। बेटा कोई नहीं, फ्री के नंबर लेगा तो कहीं पर फ्री के नंबर मतलब कोई सवाल ऐसा भी देगा जिसमें जान भी निकाल लेगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं होना है हमको। हाँ भाई देखो, ए ने बी को 20 मीटर से हराया है भाई। 20 मीटर मतलब ऑब्वियस ही बात है कि वो तेज भाग के 20 मीटर आगे, मतलब अगर मैं दोनों को सेम टाइम पे दौड़ा रही हूँ तो वो 20 मीटर आगे जा सकता था, या आप कह सकते हो कि बी 20 मीटर पीछे चल रहा है। तो ए जो है वो आगे आ रहा है, बी ये रहा, और इन दोनों के बीच का गैप 20 मीटर है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो ए ने सी को 80 मीटर से हरा दिया है, तो यहाँ पर कहीं सी चल रहा होगा और इन दोनों का गैप 80 होगा। इन दोनों के गैप की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका? सॉरी 60, इन दोनों का गैप आ जाएगा। अगर मैं कह रही हूँ कि 500 में 60 का आ रहा है तो 100 के अंदर कितने का आएगा? बाय 60 रेशियो निकाल लीजिए। 500 में अगर 60 का आ रहा है तो 100 के अंदर कितने का आएगा? कोई बता सकता है कि मुझे? ये जैसे मैं बोल रही हूँ कि 500 के अंदर 60 का चल रहा है तो 100 के अंदर कितने का आएगा, ये निकाल सकते हैं क्या? मैं सही बोल रही हूँ क्या ये? तो एक का निकाल लो, मतलब कुल मिला के ऐसा हो जाएगा, एक का निकाल लोगे, ठीक है, तो आपके पास में ऐसा हो जाएगा कि 60 का आ रहा है, क्योंकि मैं यूनिटरी मेथड यूज करूंगी तो ये आप लोगों का 100 और नीचे आप लोगों का 500, तो 2 0 से 2 0 गया, 60 और 5, ये आप लोगों का हो जाएगा 12 के ज़्यादा ही, 12 के आसपास ही आ रहा है आंसर, विच इज़ आपका 12.5। 60 कैसे आया? 60 ऐसे आया कि यहाँ पर आप लोगों का ए था, यहाँ पर आप लोगों का बी था और यहाँ पर आप लोगों का सी था। ए और सी जो है उसमें बता रहा था 80 मीटर का गैप है, और इन दोनों के अंदर जो है वो 20 मीटर का गैप बता रहा है। तो इन दोनों के अंदर जो है अगर 500 के हिसाब से देखो तो आप लोगों का 60 का गैप आ रहा था, यहाँ से 60 लाया है। ऑप्शन है नहीं ना और कोई?